जी, जी। देखो, थोड़ा आप लोग ये प्रैक्टिस लेके आए हैं, थोड़ा इसको समझना। सभी लोग आगे? सभी लोग आगे हैं? हेलो? हाँ जी सर, आ रहे हैं शायद अभी 13 आ गए। देखो मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ और 15 क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर भी कराता चलूँगा। जैसे आरटी 2009 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे ना उनको मैं यहीं पे क्लियर करता चलूँगा। इसलिए आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह यानी उन्होंने बोला शिक्षकों को प्रति सप्ताह यानी 1 वीक में कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है। यानी उन्होंने ये बात बोली है आरटी 2009 ने हो गया। उसका वो सेल खराब है वाले। आरटी 2009 ने ये बात बोली है कि 2009 के अनुसार मान लीजिए 1 वीक में उन्होंने बात बोली है कि 1 वीक में अगर कोई टीचर प्लानिंग के सहित अगर एक टीचर है वो प्लानिंग के सहित शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसे कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो उसने पहला ऑप्शन दिया है 30 घंटे, दूसरा दिया है 45, तीसरा दिया है 42 और डी वाला दिया है 50 घंटे। आपको समझना क्या है कि मान लीजिए देखो हम बात यहाँ पर करते हैं कि आरटीई ये आया कब है 2009 में। अगर इसके लागू होने की बात करें वो तो आपको बताना 1 अप्रैल कब हुआ है 2010 को। लेकिन इसका एक मेन उद्देश्य ये भी हो सकता है ये संबंधित किससे है तो आपको बता देना है ये चाइल्ड सेंटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? चाइल्ड सेंटर से यानी बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। बाल केंद्रित शिक्षा। लेकिन इसका एक महान कार्य होता है। इसका जो एक महान कार्य है उसको समझ लेते हैं। इन्होंने क्या किया था इसका उद्देश्य आपसे पूछिए कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है तो आपको बता देना है। देखो इन्होंने बोला था 6 से 14 वर्ष तक बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए बालकों के लिए निःशुल्क यानी फ्री एवं कंपलसरी यानी अनिवार्य शिक्षा को लागू किया। क्या किया है? लागू किया है। देखो समझना थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे तो मैंने उसने पूछा आरटीई एक्ट के अनुसार आरटीई एक्ट कब आया तो आपको बताना है 2009। इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब उसने पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय कहां पर है? प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक है वो 1 वीक में किसी योजना के तहत निम्नलिखित में से कितने घंटे कार्य करेगा शिक्षण कार्य करेगा। तो उसने पहला ऑप्शन दिया है 30 घंटे, दूसरा दिया 45 घंटे, तीसरा दिया 42 घंटे और लास्ट दिया 50 घंटे। लेकिन आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं भी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा होगा? ए सर। कौन सा होगा? 30 घंटे। और बताएं? बी सर। अच्छा बी होगा और बताएं कौन सा होगा? कितना होगा? 45 आवर्स। 45। देखो इसका जो राइट आंसर वो हम कौन सा लगाएंगे 45 यानी 45 घंटे रखा गया है। अब इसको हम डिस्कस कैसे करते हैं? देखो अब आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर उसने पूछा है कि आरटी एक्ट कब आया तो आपको बता दें 2009 में आया। अगर वो आपसे ये पूछता है कि आरटी एक्ट लागू कब हुआ जो सबसे इंपोर्टेंट डेट है आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपोर्टेंट जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कहां पर लागू नहीं है तो आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। अगर अभी लागू हो जाएगा तो बुक में आ जाएगा। अगर वो ये पूछता है कहां पर लागू नहीं है और ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर आपका ऑप्शन मारा तो राइट आंसर लगा देना। लेकिन यहाँ पे एक बात हो जाती है अगर वो यहाँ पर कहता है आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक और छात्र अनुपात कितना है तो आपको 2 अपडेट लिखा रहा हूं। आपको लिखा रहा हूं 1:30 और 1:35। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन में आ रहा है यानी 1:30 आ रहा है या 1:35 आ रहा है तो एक कोई सी भी आ रही है तो आप राइट आंसर उसको लगा सकते हैं। अगर इनमें से दोनों डेटा आ रही है दोनों रेशियो आ रहे हैं तो फिर आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है 1:35। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हम बात करेंगे अगर वो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग समावेशी शिक्षा का पूछ लेता है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का पूछ लेता है सिर्फ एजुकेशन का पूछ लेता है तो इसका जो अनुपात है इसका जो रेशियो है वो हमको बताना है 1:20 यानी 1:20। अगर आपसे ये पूछिए आरटी संबंधित किससे तो आपको बताना चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा से। अब उससे भी ज्यादा जो इंपोर्टेंट इसकी बात है वो ये वाली बात है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि आरटी लाने का मेन उद्देश्य क्या था तो इसको लाने का मेन उद्देश्य था कि इन्होंने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य जो फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन थी उसको लागू कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज हम पढ़ सकते हैं मान लीजिए हम समझो निःशुल्क समझना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विकास कहां से प्रारंभ हुआ। यानी अगर वो आपसे ज्यादा डीपली में पूछता है और ये कहता है कि मान लीजिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो थी इसकी बात कहां से शुरू हुई इसकी प्रारंभ कहां से हुआ था ये स्टार्ट कहां से हुआ तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को हम डिफाइन यहां पर करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1911 में गोखले का बिल आया था। कहां से आया था? गोखले का बिल आया था जो कौन लेके आया था? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर उसके बाद 1937 में यहाँ पर कौन आया था? वर्धा योजना आई थी और वर्धा योजना को कौन लेके आया था? महात्मा गांधी। और उसके बाद 2009 में कौन आया था? आरटीई। अगर आपसे ये पूछे कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सुझाव किस आयोग ने दिया है तो आपको राइट आंसर लगाना है 1911। अगर वो ये पूछे राज्य शिक्षा जो है जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है उसको लागू कब किया गया है तो आपको बताना है यहाँ पर आके 2009 में और लागू कब की गई है 1 अप्रैल 2010 में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेट है। मैंने आपको आरटी 2009 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर ये पूछ रहा है कि आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग एक प्राइमरी जो विद्यालय है उसमें 1 वीक का एक अध्यापक कितने घंटे शिक्षा कार्य करेगा तो आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है 45 आवर्स लगाना है। अब उसके बाद राइट टू एजुकेशन आपसे ये पूछिए कब आया है तो मैंने आपको बताया है 2009 में आया है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे आरटी जो 2009 लागू कब हुआ है आपको बताना 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। अगर आपसे ये पूछे किस राज्य में नहीं लागू है तो आपको बताना जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। अगर आरटी 2009 के अनुसार टीचर और स्टूडेंट का रेशियो पूछता है तो 1:30 और 1:35 है। दोनों डेट आती है तो 35 राइट आंसर लगाना। दोनों में से कोई एक आती है तो आप लगा सकते हो। अब ये पूछिए इसका मेन उद्देश्य क्या था तो आपको बताना है 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बालक थे उनके लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। लेकिन अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो पुरानी है इसकी जगह नई कौन सी आ गई है तो आपको नहीं बतानी है 3 से 18 वर्ष यानी 3 से 18 वर्ष हो गई है। और ये जो 3 से 18 वर्ष हुई है इसको कौन लेके आया है 2020
2020 NEP। अब NEP 2020 की झलक मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्टर कस्तूरी रंगन है। अब आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए 6 से 14 वर्ष तक के लिए प्राथमिक बालकों के लिए निःशुल्क अनवर कर दिया, तो इसका विकास, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? तो मैंने आपको बता दिया 1911 गोखले का बिल आया था, 1937 से 1930 से बर्दा योजना आई थी और RD 2009 यहां पर लागू हो चुकी थी। यानी अगर आपसे ये पूछे कि प्राथमिक शिक्षा को फ्री और कंपलसरी मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से लागू करने वाला एक्ट कौन सा है, तो आपको बताना RD एक्ट 2009। अगर कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। सर ये 3 से 18 वर्ष में क्या था, 2023 या 2020? अरे NEP 2020 है ये, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अगर आपसे ये पूछे कहां पर लागू नहीं है, तो आपको बता देना जम्मू एंड कश्मीर में। अब इसी के अकॉर्डिंग वो ये पूछे कि समावेशी शिक्षा का रेशियो कितना है, तो आपको बता देना 1:20 यानी 1:20 है। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलें। यस सर। अब दूसरा जो क्वेश्चन आया वो ये वाला है। अब उसने पूछा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में लागू नहीं हुआ था, यानी जो RT 2009 आया था उसमें क्या नहीं लागू हुआ था, यानी RT 2000 एक्ट निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देता है। उसने ये वाला क्वेश्चन पुट किया है। तो एक तो उसने ऑप्शन दिया है निःशक्त बच्चे, निःशक्त मींस होता है डिसेबल बच्चे जो होते हैं, डिसेबिलिटी वाले, अक्षमता वाले, निर्योग्यता वाले और असक्तता वाले जो बोलते हैं। एक उसने दूसरा ऑप्शन दिया है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए बच्चों के लिए, एक उसने दिया है 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए और एक ऑप्शन दिया है बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सही ऑप्शन कौन सा होगा? 14 से 18। कौन सा आंसर होगा? 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं हम RTE 2009 लागू के उद्देश्य। अब देखो यहाँ पर समझना कि आपको ये बात समझनी है। वो पहला तो देगा 6 से 14 वर्ष, दूसरा देगा समावेशी शिक्षा, वो नेक्स्ट आपसे देगा बच्चों का नियमित विद्यालय आना, नेक्स्ट देगा मिड डे मील पर मध्याह्न भोजन योजना को देखना, और एक देगा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, और एक और हम लिख देते हैं हस्तशिल्प शिक्षा पर बल। यानी ये जो राइट टू एजुकेशन 2009 लागू करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया था और इनको ध्यान में रखकर ही हमने राइट टू एजुकेशन 2009 को लागू कर दिया गया। देखो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बस ये वाली बात ध्यान रखना है। देखो 6 से जो 14 वर्ष है ना, ये RT 2009 में आया था, इसकी जगह जो 3 से 18 वर्ष है ना, ये 2020 में आया है। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना, अगर वो इसके अकॉर्डिंग पूछता है तो यहाँ पर जो क्लास थी वो थी क्लास 1 से लेकर 8 तक, और यहाँ पर जो क्लास है वो क्लास है 1 से लेकर 12 तक। कहाँ तक है? 1 से लेकर 12 तक। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन पुट अप करेगा वो, और वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो राइट टू एजुकेशन 2009 जो आया था, इसका जो मुख्य आधार था वो हमारी क्या थी? क्लास थी। और ये जो मुख्य आधार है, इसका जो मुख्य आधार है वो हमें बताना है एज है। क्या बताना है? एज है। और यहाँ पर जो 3 से 18 वर्ष ये जो लागू किया गया है, ये कौन सी शिक्षा संरचना को लागू किया गया देखकर, शिक्षा संरचना को देखकर लागू किया गया है। तो आपको बताना 5 + 3 + 3 + 4, और ये वाली जो बताई गई है वो किसको ध्यान में रखकर बताई गई है? एज के आधार पर ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन राइट टू एजुकेशन 2009 ने जब 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया था, तो उसने क्लास 1 से लेकर 8 तक की क्लास को फ्री किया गया था। लेकिन यहाँ पर वो एक क्वेश्चन पुट कर सकता है कि मान लीजिए राइट टू एजुकेशन NEP 2020 ने कहां से कहां तक की क्लास को फ्री किया है? तो 1 से लेकर 12 तक किया है, और इसका जो आधार माना है वो किसको माना है? एज को माना है। और इसको लाने का जो मेन उद्देश्य था 3 से 18 वर्ष, वो कौन सी शिक्षा संरचना को ध्यान में लाने का था? 5 + 3 + 3 + 4। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो लाया गया था वो कोठारी आयोग की जो शिक्षा संरचना आई थी, कौन सी आई थी कोठारी आयोग की? पता है कोठारी आयोग की कौन सी शिक्षा संरचना आई थी? तो यहाँ पर जो कोठारी आयोग ने दी थी, कोठारी आयोग ने जो दी थी वो दी थी 10 + 2 + 3। ये कहां पर दी थी कोठारी आयोग ने? 90, 64 और 66 में दी थी। यानी यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, और यहाँ पर उसकी 4 स्टेज बांटी गई हैं। पहली बांटी गई फाउंडेशन या फंडामेंटल, दूसरी बांटी गई प्रिपरेशन, तीसरी मिडिल और लास्ट में सेकेंडरी। अब ये जो बांटी गई इसी के आधार पर 3 से 18 वर्ष को 2020 में, 6 से 14 वर्ष को 2009 में, और मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से क्या नहीं लागू होता है? निःशक्त बच्चे का मतलब मैंने बताया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा होती है जिसमें बालक किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षमता कैसा भी हो, मतलब जीवित होना चाहिए, उसको शामिल करना है। दूसरा 6 से 14 वर्ष, जो मैंने आपको बताया ये वाला 6 से 14 वर्ष, और लेकिन 14 से 18 वर्ष वाली शिक्षा को किसने लागू किया है? 2020 लागू किया है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? राइट टू एजुकेशन 2009 की, जो लागू नहीं करता है। और बच्चों की नियमित उपस्थिति, मतलब बच्चे को डेली स्कूल में बुलाने के लिए प्रोत्साहित करना है, वो कौन कर रहा है? राइट टू एजुकेशन। लेकिन हमें बताना था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल नहीं देता है, तो राइट आंसर क्या होगा? 14 से 18 वर्ष पर लागू नहीं होता है। सर 5 + 3 + 4 इनके आप नाम लिखवा दो ना, ये सेकेंडरी है, ये मिडिल है, ये प्रीप्रेट किया था। मैंने लिखा तो आपको याद नहीं है? शायद नहीं लिखवाए थे सर आपने। NEP 2020 अब देख लेना, लिखा है देखो। पहली है फाउंडेशन स्टेज, दूसरी है प्रीपरेटरी स्टेज, तीसरी है मिडिल स्टेज, और लास्ट वाली है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 है, ठीक है? देख लेना, मैंने पढ़ाई है। आगे चले, समझ में आ रहा? अब उसके बाद उसने पूछा है यदि आप अपनी कक्षा में C को D और D को C लिखे और 2 का कौन सा रूप कहलाएगा? यानी यदि आपकी कक्षा का एक छात्र, यानी आपकी क्लास में एक छात्र है, वो पढ़ क्या रहा है? वो पढ़ रहा है, यदि आपकी कक्षा का एक बच्चा C को D पढ़ रहा है, यानी अगर वो C की जगह पढ़ क्या रहा है? D पढ़ रहा है, और D की जगह वो C लिखे, तो निम्नलिखित में से कौन से रोग से पीड़ित है? रोग का मींस उसने यहाँ पर पूछा है अक्षमता। रोग से मतलब यहाँ पर उसने पूछा है कौन सी अक्षमता से पीड़ित है। तो पहला ऑप्शन उसने दिया मलेरिया, दूसरा दिया डिसलेक्सिया, नेक्स्ट दिया फाइलेरिया, और लास्ट में दिया टाइफाइड। कौन सा राइट आंसर? कौन सा होगा? डिसलेक्सिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इनको समझें, थोड़ा इनको हम समझेंगे। मान लीजिए वो आपसे ये पूछता है कि अक्षमता के जनक कौन है? अक्षमता के जनक कौन है? तो
तो आपको बताना है हैविंग हर्स्ट। कौन बताना है? हैविंग हर्स्ट बताना है। अब बात यहाँ पर जो सबसे ज्यादा होती है, अब देखो अक्षमता को वो निस्सक्तता भी बोल सकता है, निस्सक्तता। उसके बाद इसका एक और नाम भी बोल सकता है निर्योग्यता, निर्योग्यता। लेकिन इन सबको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा पूछेगा वो कौन कौन सी पूछेगा, उनको थोड़ा ध्यान में रखिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है मौखिक की। किसकी पूछ सकता है? मौखिक की। मौखिक की दो होती है, एक होती है अफेजिया और दूसरी होती है डिस्फेजिया। दूसरी कौन सी होती है? डिस्फेजिया। एक और आपको पढ़ लेनी है पढ़ने की, जो अभी उसने पूछी है। इसकी होती है अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। दोनों में से एक शब्द आ सकता है, डिसलेक्सिया। लेकिन आपको एक बात तो ध्यान रखना है, वो उसने क्वेश्चन ये भी कर दिया था, इस डिसलेक्सिया को हिंदी में एक नाम दे दिया था, पठन विकार। क्या नाम दे दिया था? पठन विकार। और एक आपको पढ़नी है जो सबसे ज्यादा पूछ सकता है आपसे, लिखने की। लिखने की जो होती है, तो मान लीजिए दो है, एक है अग्रेफिया। कौन सी है? अग्रेफिया। और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी डिसग्राफिया। कौन सी होती है? डिसग्राफिया। और एक और पढ़नी है हमें यहाँ पर गणित की। गणित की आपको डायरेक्ट मैं आपको लिखा दे रहा हूं, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, यानी इन चार में से तो आती जितने भी केवीएस एग्जाम हुए, इन चारों में से कोई ना कोई जरूर पूछा गया है। लेकिन जो केवीएस का पहला एग्जाम हुआ था, अभी जो पहली डेट में हुआ था लाइब्रेरी वाला, उसमें उसने ये वाली को पूछ लिया है, उसमें उसने इस वाली को पूछ लिया है कि जो गंभीर तनाव की होती है, जो गंभीर तनाव की जो होती है, और इसको मैं कल भी पढ़ा के गया हूं, या जो मानसिक तनाव की होती है, उससे संबंधित कौन सी हो सकती है? कौन सी हो सकती है? कोई बताएगा? तो इससे संबंधित हमको बतानी है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, जिसमें मैं आपको पैरालिसिस भी बता के गया था, मेरे भी बता के गया था, और ज्यादा सोचने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें कौन सी अक्षमता पाई जाती है, तो आपको बतानी है डिस्थीमिया। ये वाली भी पूछी गई है। अब इनमें से 1 2 3 और 4, इनमें से कोई ना कोई हर पेपर में आपसे पूछी जा रही है। अगर वो आपसे ये पूछे अक्षमता, निस्सक्तता, निर्योग्यता, इनके जनक कौन है, तो आपको बताना है हैविंग हर्स्ट इनके जनक है, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेबिलिटी। कुछ पूछना हो पूछिए, आगे चलें। अब इसका क्वेश्चन आपने बताया कि जब एक बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े, तो वो कौन सा रोग मींस अक्षमता भी कह सकता है, निस्सक्तता भी कह सकता है, निर्योग्यता भी कह सकता है। तो उसने 4 ऑप्शन बना के दिए थे। पहला दिया था मलेरिया, दूसरा दिया डिसलेक्सिया, फिर फाइलेरिया, फिर टाइफाइड। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब वो लिखे और पढ़े तो कौन सी अक्षमता पाई जाएगी, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया पढ़ने से संबंधित कौन कौन सी अक्षमता होती है, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। लेकिन यहाँ पर वो एक ये भी कह सकता है, जो सबसे ज्यादा पूछ सकता है आपसे, उसको भी ध्यान रख लेना, शारीरिक गतिक कौशल के लिए बहुत पूछी जा सकती है। शारीरिक गतिक कौशल यानी फिजिकली मनोगतिक जो होते हैं, फिजिकली साइकोमोटर जो कौशल होते हैं, शारीरिक गतिक कौशल जो होते हैं, उनसे संबंधित आपको बतानी है। 2 लिख रहा हूं, या तो वो अप्रेक्सिया पूछेगा, अप्रेक्सिया, या फिर आपको बतानी है डिस्प्रेक्सिया। कौन सी बतानी है? डिस्प्रेक्सिया। अब यहाँ पर एक मान लीजिए समझना, एग्जांपल बहुत अच्छा दे रहा हूं और समझ भी आएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए एक बालक होदकता है, फिर उसके बाद चलता है, फिर उसके बाद दौड़ता है, तो निम्नलिखित में से इनको करने में वो ज्यादा सक्षम नहीं हो रहा है, उसमें कमी पाई जा रही है। वो जल्दी जल्दी ना तो खुदक रहा है, ना जल्दी जल्दी चल रहा है, और ना जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, तो उससे संबंधित कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? और मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर कहीं पर शारीरिक संबंध से, शरीर से संबंधित या ऐसा कोई कार्य जिसको एक व्यक्ति करते समय शरीर का प्रयोग करे, तो वो कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया पाई जाएगी। तो जो खुदक रहा है, चल रहा है और दौड़ रहा है, इनसे संबंधित वो शरीर का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताइए। नहीं कर रहा सर, अक्षमता तो नहीं कर रहा सर अच्छे ढंग से। कैसे कह रहे हो ना सर, शारीरिक कौशल में वो अच्छे से नहीं करेगा तभी तो उसमें वो बीमारी होगी ना। हाँ, अगर मान लेते हैं वो ढंग से ना खुदक पा रहा है, चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, तो मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, अगर वो खुदक रहा है, अगर वो चल रहा है और वो दौड़ता है, तो इनको करते समय वो शरीर का प्रयोग कर रहा है? यस सर। शरीर का प्रयोग कर रहा है। अगर वो ढंग से शरीर का प्रयोग कर रहा है तो वो अक्षमता पाई जाएगी नहीं, फिर तो कोई रोग है नहीं। अगर वो करते समय सक्षम नहीं हो रहा है, तो कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? अब एग्जांपल सुनना, मैं इसका एग्जांपल बना के आपको दे रहा हूं, समझना मैं बोल के रहा हूं। मान लीजिए ये क्लास है और एक ये क्लास है। इस क्लास का एक स्टूडेंट पानी पीने जाता है, और पानी पीने की जो टंकी वो यहाँ पर लगी इस क्लास से आगे। जब वो पानी पी के यहाँ से वापस होता है, तो इस वाली क्लास में वो हारमोनियम को देखता है, समझना क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यानी जब एक क्लास का छात्र पानी पीने जाता है या अपनी क्लास से बाहर जाता है और दूसरी क्लास में हारमोनियम को देखता है, तो वह हारमोनियम को बजाने के लिए बैठा है, तो वह निमित्त में से उसको वो बजा नहीं पा रहा है, हारमोनियम को वो बजा नहीं पा रहा है, उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? तो पहला ऑप्शन हम रख देते हैं, संगीतज्ञ। और दूसरा ऑप्शन रख देते हैं शारीरिक। कौन सा ऑप्शन होगा? शारीरिक सर। शारीरिक होगा, लगता है। हाँ देखो, क्योंकि जब वो उसको बजाते समय किसका प्रयोग कर रहा है? शरीर का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो बजा नहीं पाता है। कौन सी अक्षमता पाई जाती है? तो डिस्लेक्सिया। अगर वो पूछे जब एक दूसरी क्लास का छात्र एक क्लास में जाकर हारमोनियम को बजाता है, तो कौन सी बुद्धि पाई जा सकती है? वो यहाँ पर बुद्धि से संबंधित दे सकता है। तो कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? शारीरिक पाई जाएगी कि संगीतज्ञ पाई जाएगी? शारीरिक बुद्धि और शारीरिक गतिक कौशल एक होता है, ध्यान रखिए। जब व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिसमें वह शरीर का प्रयोग करता है, तो कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? शारीरिक। अगर उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, तो कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? डिस्लेक्सिया। ये आपको समझना। और कुछ और हम पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया लिखने से कौन सी होती है, घर से कौन सी होती है, मौखिक से, पढ़ने से, गंभीर कौशल, शारीरिक गतिक कौशल से। अगर आपसे ये पूछे अक्षमता के जनक कौन है, मैंने आपको बता दिया है हैविंग हर्स्ट। अक्षमता को निस्सक्तता भी बोल सकते हैं और निर्योग्यता भी बोल सकते हैं, जिसको हमने क्या बोला है? डिसेबिलिटी। आगे चले, आगे। यस सर। वर्तमान में निसक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया? निसक्त जानते हैं किसे कहते हैं? निसक्त बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा। अभी निसक्त को क्या बोलते हैं हम? अब उसने पूछा वर्तमान में निसक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा गया है, तो ये ऑप्शन उसने दिया है समावेशी शिक्षा, दूसरा विशेष शिक्षा, संकेत शिक्षा। इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा होगा? समावेशी शिक्षा लगा दें।
देखो अब बात करते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, समावेशी शिक्षा होगा। अब देखो समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं थोड़ा समझना। अगर वो आपसे ये पूछता है कि समावेशी शिक्षा के जनक कौन है, सबसे पहले हम इसके जनक की बात करते हैं। तो इसके जो जनक हैं मैंने कौन बताए थे, यूएसए। अगर इसके समय की बात करते हैं, अगर इसके समय की बात करते हैं तो 1995 से लेकर 2004 तक। अगर भारत में बात करें कि भारत में समावेशी शिक्षा कब लागू हुई है तो आपको बताना है 2004। लेकिन समावेशी शिक्षा कहते किसे हैं उसको थोड़ा देख समझे। देखो जब एक अध्यापक अपनी क्लास में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, निःशक्त, सक्षम बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में, ये समावेशी इंक्लूसिव होगा ना सर, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक ही कक्षा में सीखने के समान अवसर प्रदान करते हुए शिक्षण कार्य करता है। वो हमारी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि मान लीजिए उसने पूछा कि समावेशी शिक्षा में मान लीजिए कि एक क्लास में एक बालक जो अध्यापक है वो किसी को बाहर नहीं निकालता, बालक कैसा भी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, यानी विकलांग भी हो सकता है और सामान्य बालक भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है, मंदबुद्धि बालक भी हो सकता है, सबको एक साथ पढ़ा अपनी क्लास में बैठा सीखने के समान अवसर, सबको बराबर अवसर देता है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये होती है कि मान लीजिए वो समावेशी शिक्षा की बात करता है तो कितने वर्ष तक के बालकों के लिए समावेशी शिक्षा को शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप कौन सी क्लास तक समावेशी शिक्षा को लागू कर सकते हैं, तो आपको 2 वर्ष याद रखनी है। अगर वो 2009 के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको बतानी है 6 से 14 वर्ष। अगर वो 2020 के अकॉर्डिंग पूछे तो कितनी बतानी है, 3 से 18 वर्ष। यानी जब एक अध्यापक अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, जो बालक किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, समुदाय का हो, विकलांग हो, विकलांग बिल्कुल भी ना हो, सामान्य हो, प्रतिभाशाली हो, मंद हो, सबको 6 से 14 वर्ष में, सबको 6 से 14 वर्ष में एक साथ पढ़ाने की जो व्यवस्था करता है वो हमारी कौन सी शिक्षा कहलाती है, समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू 2020 के पूछता है तो आपको बताना है 3 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाते हुए सबको एक साथ सीखने के अवसर दिए जाते हैं, वो हमारी कौन सी कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पुट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर वो 2 ऑप्शन बना के दे रहा है, एक दे रहा है समान शिक्षा, एक दे रहा है समान शिक्षा और एक दे रहा है समान अवसर, एक दे रहा है समान अवसर, और एक जो मैंने ऑप्शन बना दिया अपनी तरफ से वो दोनों बना दिया है। यानी जब एक अध्यापक समावेशी शिक्षा का प्रयोग करेगा अपनी क्लास में, इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू कर रहा है तो उन ऑप्शन में से समान शिक्षा को लागू करेगा, समान अवसर को लागू करेगा या दोनों को लागू करेगा। तो ये समझिए इसको कहेगा लॉक कर दें, समान शिक्षा सर, समान शिक्षा को लागू करेगा। और बताएं थोड़ा, अच्छा समान अवसर, तीनों कोई ना कोई तो सही जाएगा ही जाएगा, कोई तो जाए, थोड़ा सही से जवाब दीजिए। दोनों ही सर, दोनों ही। दोनों राइट आंसर कौन से होंगे, जबकि राइट आंसर कौन सा हमारा, समान अवसर। जबकि एक क्लास में मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये वाला पॉइंट हमेशा नेगेटिव में जाता है, ये वाला पॉइंट हमेशा नेगेटिव में जाता है, और जब समान शिक्षा नहीं होगी तो फिर दोनों क्यों होंगे, फिर बच्चा कौन सा, समान अवसर। और ये क्या कह रहा है, से जाता है समान शिक्षा, तो अच्छी बात है, अच्छी बात भी बता रहे हैं। जो निःशक्त बच्चा है और एक हमारी क्लास में प्रतिभाशाली बालक है, एक हमारी क्लास में प्रतिभाशाली बालक है, तो प्रतिभाशाली बालक और निःशक्त बालक जो है जो पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो उन दोनों को एक जैसी शिक्षा दूंगा या एक दोनों को सीखने की समान अवसर दूंगा, समान शिक्षा देंगे सर, अवसर ही देंगे। तो फिर समान शिक्षा क्यों देंगे। ये प्रतिभाशाली बालक ऑलरेडी उसे पता है कि मैं क्या पढ़ाने आया हूं, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो जो निःशक्त बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, जिसको कुछ नहीं आता, उसे तो कुछ नहीं पता। अगर प्रतिभाशाली बालक मुझसे 2 बार पूछ रहा है, अगर निःशक्त बालक मुझसे 6 बार पूछ रहा है, तो जितनी बार ये पूछेगा उतनी बार बताऊंगा, ये जो इतनी बार पूछेगा उतनी बार बताऊंगा। वो राइट आंसर कौन सा कहलाता है, समान अवसर कहलाता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, समान शिक्षा शब्द को, समान शिक्षा ऑप्शन को दिमाग से डिलीट कर दें और राइट आंसर कौन सा लगाना है, समान अवसर वाला। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तब भी आपको नहीं लगाना है, क्योंकि समान शिक्षा नहीं दे सकती। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और इस संसार में प्रत्येक बालक की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है और उसका कार्य करने का तरीका, उसका ज्ञान ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन उन दोनों को ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें क्या देना है, समान अवसर प्रदान करते हैं। और समान अवसर प्रदान करते हैं वो कौन सी शिक्षा कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन के जनक कौन है, तो आपको बताना यूएसए में सबसे प्रारंभ हुआ था ये, लेकिन इसका अगर समय की बात करें तो आपको बता देना है 1935 से 2004। लेकिन समावेशी शिक्षा को भारत में कब लागू किया गया है तो आपको बताना है 2004 में। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 शिक्षा पढ़ाई थी, प्रगतिशील शिक्षा, समेकित शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। आगे चले। यस सर। अब आता है करिकुलम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बात किसकी कर रहे हैं हम, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। उसने पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए, यानी बच्चों को अर्थमेटिक का ज्ञान होना चाहिए, अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उसने दिया बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए, ये भी सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता विकसित करनी चाहिए। और लास्ट में दिया है बच्चों में संवेगात्मक विकास करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, संवेगात्मक विकास, तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता विकसित कर दें। यस सर। और बी वाले पे कोई है गणित के प्रति रुचि पैदा करना। नो सर। हाँ बोलिए। देखो 3 चीज बता रहे हैं, समझना। एक आपको बताना है कि अमूर्त चिंतन,
इसके दो नाम दे दिए गए हैं जो भी दिए हैं, तार्किक चिंतन, समझना, तार्किक चिंतन या समस्या समाधान, या समस्या समाधान। उसके बाद हम एक और आपसे करते हैं रुचि जागृत करना, रुचि जागृत करना। और उसके बाद एक और दे रहे हैं छात्रों में शिक्षण को आनंददायक बनाना। हमने ये 3 पॉइंट लिखे, ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं छात्रों के लिए। यानी मान लीजिए एक छात्र को मुझे अमूर्त चिंतन सिखाना है, तार्किक करना सिखाना है, समस्या समाधान करता बनाना है, जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका वो फेस करने के लिए तैयार रहता है, वो कौन सी सब्जेक्ट कहलाती है। एक छात्र को हमें रुचि जागृत करनी है तो वो कौन सी सब्जेक्ट कहलाएगी, और एक छात्र में शिक्षण के प्रति आनंददायक बनाना है कि जब वो पढ़े तो ये समझ लीजिए उसे आनंद की अनुभूति हो, वो कौन सा विषय कहलाता है। अब समझना थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए गणित जो शब्द होता है, गणित जो सब्जेक्ट होता है, वो बिना तर्क किए सॉल्व हो ही नहीं सकता। और जब हम गणित विषय पढ़ाएंगे तो उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, वास्तविक या दैनिक जीवन से अगर उसको हम जोड़कर पढ़ाएं, दैनिक जीवन से जोड़कर उसको पढ़ाएं, तो ये समझ लीजिए एक बालक उस गणित की समस्या का समाधान अच्छे ढंग से कर सकता है। जिसमें उसने कहा कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंकगणित का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो यहाँ की जगह वो ये ऑप्शन भी दे दे छात्रों को पास कराने के लिए होना चाहिए, तब भी गलत है। क्योंकि एनसीईआरटी 2005 है वो किस पर बल देता है, एनसीईआरटी 2005 है ये किस पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर। अब बाल केंद्रित जो शिक्षा होगी उसमें बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, मूल्यों उनको ध्यान में रखा जाएगा कि बालक किस कंडीशन में कैसा ज्ञान चाह रहा है उसको देखना है। बाल केंद्रित शिक्षा है तो पास फेल तो करवानी है। दूसरा, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। गणित के प्रति रुचि पैदा नहीं की जाती, रुचि हमेशा पैदा की जाती है जो निबंधात्मक पेपर होते हैं, जो निबंधात्मक पेपर होते हैं, जो कहानियों पर आधारित होते हैं, जो ऐसे टाइप में लिखे जाते हैं, ऐसे टाइप में जो लिखे जाते हैं जो कहानियों पर आधारित होते हैं, जिसके द्वारा एक छात्र में क्रिएटिविटी का विकास किया जा सकता है। क्रिएटिविटी का विकास जो किया जा सकता है उसको देखकर छात्र में रुचि जागृत की जा सकती है। एक्चुअल सब्जेक्ट में रुचि जागृत नहीं की जा सकती है। अब मैं यहाँ से अभी आपको एक क्वेश्चन थोड़ा अपनी तरफ से बना के पूछूं कि जो रुचि शब्द है, जो रुचि मुझे छात्र में जागृत करनी है, तो अगर मैं आपको विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाऊं, अगर मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो क्या आप में साइंस के प्रति रुचि जागृत हो सकती है या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है सर साइंस में, तो साइंस के प्रति रुचि जागृत, जबकि साइंस लैब में होगी, सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देगी, रुचि कहां से जागृत होगी? आप अपनी रुचि के अनुसार लैब में प्रयोग कर सकते हैं। लैब में प्रयोग करेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा ना। अरे अच्छा, इंटरेस्ट बनेगा, तो अपनी तरफ से एग्जांपल वो लैब एक्सपेरिमेंट करके देखना, इंटरेस्ट आ रहा है और कोई विस्फोट हो गया, इंटरेस्ट वहां आता है जहां पर हमें नई नई विचार और नई नई वस्तु सीखने का मौका मिलता है। और जब निबंधात्मक परीक्षाएं होंगी, कहानी आपको सुनाई जाएंगी कि एक राजा के इतने ये थे, उसका इतना बड़ा राज था और ये था वो था, तब आप उसको सुनने के लिए और इच्छुक होंगे, जिज्ञासु होंगे। जब जिज्ञासु होंगे तो आप में किसकी प्रवृत्ति हो रही है, रुचि की प्रवृत्ति हो रही है, रुचि जागृत हो रही है, तो फिर आप कैसे बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। लेकिन अगर शिक्षक को आनंददायक बनाना है तो आपको एक शब्द याद रखना है, कविता। नाम सुना है कविता, पोएट्री नाम सुना है, कविता पोएम देखा होगा। लेकिन जब ये वाला शब्द आता है तो आपको 2 शब्दों का ध्यान रखना है, रस और अलंकार। रस और अलंकार आपने हिंदी में पढ़े होंगे, हास्य रस, श्रृंगार रस, वात्सल रस, क्रोध रस, वीर रस, और ये वाले रस पढ़े हैं। अब आपने रामायण सुनी है, रामायण चौपाई सुनी है, सुनी है? जब आप चौपाई सुनते हैं, चौपाई सुनते समय जब एक लय होती है, एक लय होती है जो आपको सुनाई देती है, और लय में ही आपको जब आनंद प्राप्त होता है, अनुभूति आने लगती है, हाँ बड़ा इंटरेस्ट हुआ, आनंद आ रहा, अच्छे से सुनाइए, तो वो कौन सा होगा, कविता वाला शिक्षण होगा। अगर निबंधात्मक कहानी वाला शिक्षण होगा तो छात्र में किसको प्रकट करेंगे, रुचि को। अगर शिक्षक को आनंददायक बनाएंगे तो कविता वाला शिक्षण करेंगे। अगर छात्र में तार्किक दृष्टिकोण, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान करेंगे तो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो कठिन होते हैं और जो फैक्चुअल होते हैं और जो प्रैक्टिकल पर आधारित होते हैं। जिसको यहाँ पर गणित को मैंने एक बात बता दी है कि गणित पढ़ाते समय उस गणित को किससे जोड़ देना है, छात्र के दैनिक जीवन या वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर सिखाया जाए तो तार्किक और समस्या समाधान करता उसको बनाया जा सकता है। लेकिन अब एनसीईआरटी की थोड़ी बात कर लें यहाँ पर। अगर आपसे ये पूछे एनसीईआरटी 2005, अगर वो इसके अध्यक्ष पूछे, तो आपको बता देना है प्रोफेसर यशपाल। कौन बताने हैं, प्रोफेसर यशपाल बता देने। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है। अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोफेसर यशपाल जो है, इनका एक सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। नाम सुना है? या बस्ते का भार कम करना, या बस्ते का भार कम करना। ये किसने दिया है, यशपाल ने। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि यशपाल समिति कब आई थी, तो आपको बताना है 2009। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो आपसे ये पूछेगा कि एनसीईआरटी जो है वो उसकी जो नींव रखी गई थी वो किसके आधार पर रखी गई थी, तो आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, वो था सभ्यता एवं प्रगति। सभ्यता एवं प्रगति लिखा है, प्रोग्रेस लिखा है। अगर आपसे ये पूछे एनसीईआरटी बल किस पर बल देता है, तो आपको बता देना है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। किस पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे चलो। 2009। हाँ 2009। अगर ये पूछे 2009 में इनका एक सूत्र था प्रोफेसर यशपाल का, तो शिक्षा बिना बोझ के या बस्ते का भार कम करना। एनसीईआरटी के अध्यक्ष पूछे तो आपको प्रोफेसर यशपाल बताने हैं। अगर आपसे ये पूछे एनसीईआरटी की नींव किसने रखी, तो एनसीईआरटी की नींव रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता एवं प्रगति प्रोग्रेस। अगर वो आपसे पूछे एनसीईआरटी बल किस पर देता है, तो आपको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। लेकिन थोड़ा इसको और लेंथी अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा समझा दूं, एनसीईआरटी को आगे थोड़ा समझा दूं। अगर वो आपसे ये कहता है कि एनसीईआरटी के पहलू कितने हैं, तो समझना इसके जो पहलू हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहलू आपसे पूछेगा तो मनोविज्ञान में अगर पूछे तो आपको बता देने 5। अगर पर्यावरण में पूछे, ईवीएस में पूछे, तो आपको बता देने हैं 6। यानी इनसे संख्या भी पूछ सकता है। अगर वो आपसे ये भी पूछे कि इसके सिद्धांत कितने हैं, एनसीईआरटी के सिद्धांत कितने हैं, और संख्या की बात करें तो आपको बता देना 5। आगे चलें। इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन का, इस वाले का? हाँ जी।
बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है। अगर छात्रों में रुचि जागृत करनी है तो कैसा शिक्षण कार्य करना है, ऐसे टाइप वाला, निबंधात्मक, क्रिएटिव वाला। अगर शिक्षण को आनंददायक बनाना है तो कैसा शिक्षण कार्य करना है, पोएम वाला। गद्य और पद्य जानते हैं, दो चीजें जानते हैं आप लोग, गद्य और पद्य जानते हैं। शिक्षण जो होता है वो एक टीचर दो प्रकार से भी कर सकता है, एक होता है गद्य वाला और एक होता है पद्य वाला। अब जो गद्य वाला होता है वो हमेशा किस पर बल देता है, कहानी पर। पद्य वाला जो होता है वो किस पर बल देता है, कविता, रस, छंद, अलंकार और जो भी आपने संधि पढ़ी उन पर बल देता है। क्लियर है? यस सर। सर इन क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी हमें? अरे सर मैं डलवा दूंगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, अभी डलवा दूंगा जस्ट उसके बाद, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आ रहा है एनसीटीई का पूर्ण रूप। और मैं आपको इसको इंपोर्टेंटली बता के गया था कि एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या होगा, एनसीटीई का पूरा नाम क्या होगा, एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या होगी, कौन सी होगी, थोड़ा देखें बताएं। एनसीटीई की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, एनसीटीई की फुल फॉर्म बताएं थोड़ा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपके नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। कौन सा? काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर टीचर एजुकेशन, सी सर। सी वाला लॉक कर दे। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन लॉक कर दें, बताएं थोड़ा। यस सर। बिल्कुल सच्ची कोई गुंजाइश? यस सर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। फोर क्या ऑफ? 4 नहीं होगा सर। 4 सर। सी वाला लगाएं कि डी वाला लगाएं? वाला सर, सर 4। फोर है, यस सर। इसको हटा दे पहले। यस सर। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, फॉर टीचर एजुकेशन। यानी राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, फॉर टीचर एजुकेशन। आपको यहाँ पर ये समझना है। देखो अब एनसीटी को मैं पूरा बता दूंगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो ऑफ शब्द है, ये जो ऑफ शब्द है एनसीटीई, इसको छोड़कर सभी में प्रयोग किया जाएगा। अगर एनसीटी की फुल फॉर्म पूछा है तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। अब आपसे समझते थोड़ा एनसीटी को पूरा डिफाइन करते हैं। मान लीजिए वो ये इसकी फुल फॉर्म पूछा है तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, फॉर टीचर एजुकेशन। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं, समझ लेना। एनसीटी अगर वो आपसे ये पूछता है इसकी फुल फॉर्म तो ये लिखी हुई है तो इसको तो लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। अब वो आपसे ये पूछेगा कि एनसीटी जो है वो आई कब थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देना है 1973। लेकिन अगर वो आपसे पूछेगा संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जे का मतलब होता है इसको कागजों में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है, अब ये कार्यरत है। अगर वो आपसे पूछे इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला है तो आपको बताना है 1995 में। लेकिन वो आपसे क्वेश्चन ये भी पता करेगा कि एनसीटी जो है वो संबंधित किससे है, ये संबंधित किससे है, तो किससे बता दें, अध्यापक शिक्षा से, यानी टीचर एजुकेशन से संबंधित है। अब आपसे ये भी पूछेगा इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय इसका कहां पर लिखते हैं, मुख्यालय कहां पर लिखते हैं इसका, मुख्यालय नई दिल्ली। कहां पर लिखेंगे, नई दिल्ली। अब बात यहाँ पर ये तो ठीक हो गई कि नई दिल्ली है, लेकिन इसका एक महान कार्य है, मैं जो आपको बता भी चुका हूं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो एनसीटी है इसने ये बात बोली थी कि मान लीजिए 100 बीएड और बीटीसी के छात्रों पर स्टाफ की संख्या कितनी होगी, स्टाफ की जो संख्या है वो कितनी होगी। और मैं इस वाली बात को आपको बता भी चुका हूं कि एनसीटी ने जो मान लीजिए बीएड और बीटीसी के जो कॉलेज हैं उनमें मान लीजिए आपने जो मान्यता ले रखी है वो 100 छात्रों की रखी है। मान लीजिए मेरा स्कूल है, अब मेरा स्कूल है ये, और इस स्कूल में मेरे पे बीएड की मान्यता है और बीएड की मैंने कितनी 100 सीट ले रखी है। तो एनसीटी ने मेरे को मान्यता तो दे दी, लेकिन उसने ये भी बात बोली थी कि आप इन 100 स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे तो आपको इतने टीचर रखने पड़ेंगे। तो मैंने आपसे पूछा कि 100 बीएड या बीटीसी छात्रों पर स्टाफ की संख्या है वो कितनी लिख दें, 7+1 सर। कितनी लिखेंगे हम, 7+1 यानी 7 टीचर होंगे और एक कौन होगा हमारा, एचओडी होगा। अगर आपसे पूछे एनसीटी कब आया तो आपको बताना है 1973 में। दर्जा कब मिला इसको, 1995 में। मुख्यालय कहां पर है इसका, आपको न्यू दिल्ली बताना है। संबंधित किससे, टीचर एजुकेशन से। और इसने 100 बीएड स्टूडेंटों पर स्टाफ की संख्या कितनी बता दी है, 7+1। अगर यहां पर हम 200 स्टूडेंट कर दें, 200 छात्र कर दें, तो आपकी स्टाफ की संख्या हो जाएगी 15+1। क्योंकि जो एक एचओडी होता है उसको टीचर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही टीचर हो, इसमें सॉरी एचओडी होगा, बाकी वो उसमें हो जाएगा। अगर आपसे पूछे 100 बीएड पर स्टाफ की संख्या कितनी है, 7+1। 200 बीएड छात्र पर उसकी संख्या कितनी है तो आपको बताना है 15+1। अगर आपका मुख्यालय पूछे तो आपको बता देना कहां पर है, नई दिल्ली में। लेकिन थोड़ा यहां पर और समझते हैं, जब एनसीटी हमने पढ़ लिया, थोड़ा एनसीईआरटी। अब इसकी स्थापना पूछिए तो आपको बता देनी है 1 सितंबर 1961। अगर आपसे ये पूछिए इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर लिख दें, कोई बताएगा, मुख्यालय लिख दें नई दिल्ली। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा यह संबंधित किससे है, संबंधित किससे है, कोई बताएगा किससे संबंधित है, तो आपको बताना है पाठ्यक्रम से, करिकुलम से। लेकिन इसके साथ में एक और पढ़ लेते हैं हम, एक और पढ़ लेते हैं डाइट। डाइट अगर वो आपसे पूछे डाइट की स्थापना कब हुई है तो आपको बताना है 1987 में। अब इसके जो जनक है, जनक कौन बताएगा इसके, कोई बताएगा जनक कौन है, डाइट के जनक कौन है। डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाइट तो प्रत्येक जिले में किया गया है, नहीं पता है। इसका नाम पता है, एजुकेशन पॉलिसी सर। इसका नाम पता है एनवीएस का, एनईपी 1986 इसका नाम पता है एनवीएस का, नवोदय विद्यालय। हाँ, जो इसके जनक है वो कौन है, राजीव गांधी है। कौन है, राजीव गांधी है। और यहाँ पर बात ये है कि राजीव गांधी जो एनईपी 1986 में जो लेके आए थे उसी की तर्ज पे की थी। फुल फॉर्म पता है इसकी, डाइट की फुल फॉर्म, डाइट की फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म देख लेंगे, लिख दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आपसे एनसीटी में पूरा समझा दिया, एनसीटी में आपको बता दिया कब आया तो आपको बताना 1 सितंबर 1961 को आया। मुख्यालय नई दिल्ली में, संबंधित किसी करिकुलम से। डाइट कब आया, 1987 में। इसके जनक राजीव गांधी माने जाते हैं, जो स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति आई, तीसरी शिक्षा नीति आई, एनईपी 1986, एनईपी 1986। स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति थी, कौन सी, दूसरी थी सर, पहली इंदिरा गांधी वाली थी। अब यहाँ पर लिख दे, थोड़ा उनको भी समझ लेना। स्वतंत्र भारत की एनईपी, स्वतंत्र भारत की जो एनईपी है वो कौन कौन सी, देखो। अगर हम पहले की बात करें तो एनईपी 1968, दूसरी की बात करें एनईपी 1986, तीसरी की बात करें एनईपी 2020। इसके जो जनक हैं वो कौन बताए मैंने, इंदिरा गांधी। कौन बताए, इंदिरा गांधी। इसके जो जनक हैं वो कौन बताए, राजीव गांधी।
कौन बताएं? राजीव गांधी। और इसके जो जनक हैं वो कौन बताएं? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। और एनईपी 2020 का एक महान कार्य है 5+3+3+4 शिक्षा संरचना। कैसा है? शिक्षा संरचना। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन से मैं आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूरे क्लियर करता हूं। चलो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलें? आगे चलें? यस सर। आप चुप हो जाते हैं। देखो, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? देखो पूछा क्या उसने, बहुत अच्छी बात पूछी है। कौन सी विशेषता नहीं है? किसी पूछिए मानसिक रूप से मंदता की, यानी जो मंदबुद्धि बालक है उनमें से निम्न में से कौन सी एक बालक की मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है बुद्धिलब्धि IQ 25 से 70 के मध्य होना चाहिए। दूसरा धीमी गति से सीखना है, दैनिक जीवन क्रिया को नहीं कर पाना, ये वाला सही है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, ये भी देख लीजिए। अंतःवैयक्तिक इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल जो रिलेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं वो दूसरों के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? दूसरों के साथ। होगा वातावरण में अनुकूलता में कठिनाई। कौन सा होगा? सी डी। पहले क्वेश्चन आप ये देखो, वो नहीं पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है। ये तो विशेषता है ही, मंदबुद्धि तो कठिनाई तो आवेगी, वो नहीं पूछ रहा है। ये वाली बात ध्यान रखिए। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी। बी, धीमी गति से धीमी गति से सीखेगा सिर्फ मानसिक मंदता होगी तो अरे वो तो सीखेगा मानसिक मंदता, धीमी गति से सीखेगा। वो पूछ क्या रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो डी होगा। कौन सा होगा? डी। तो राइट आंसर लगा डी। यस सर। देखो अब ये वाला सीरियस का राइट आंसर जो है वो डी है। दूसरों के साथ उसका संबंध कमजोर होना। अरे भाई यहाँ पर बुद्धि की बात थोड़ी ना हो रही, हो सकता है उसके दूसरों के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मंदबुद्धि बालक को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें थोड़ा समझ लेना, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। मंदबुद्धि जो बालक है अगर उसके जनक मैंने आपको बताए तो कौन बताएं? सेगविन या सेगविन। वो ऐसे भी दे सकता है, सिर्फ फॉन्ट का साइज हो सकता है, टाइपिंग की थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वो आपसे पूछ सकता है मंदबुद्धि बालक के जनक कौन है? सेगविन या सेगविन। लेकिन अगर वो IQ की बात करेगा तो आपको बताना 70 से कम या 25 से 70। क्लियर है? लेकिन इस IQ को हमने 3 भागों में बांट दिया गया है। अब इस IQ को हमने 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग बांटा है अल्प समझना, अल्प, मध्य और तीव्र। अब मान लीजिए अल्प जो होता है वो होता है 52 से 67 यानी 52 से लेकर 67, फिर उसके बाद होता है 36 से लेकर 51 तक, और एक होता है 20 से लेकर 35 तक। अब उसने पहला ऑप्शन दिया है कि बुद्धिलब्धि IQ 25 से 70 के मध्य में होता है, तो ये वाला सही है। दूसरा उसने दिया है धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन में कार्य कर पाना। तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात कर लें, मंदबुद्धि बालक की विशेषताओं की, तो थोड़ा समझना। अगर इसका हम पहला पॉइंट करेंगे तो धीमी गति से सीखना। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे विद्यालय में असफलता। नेक्स्ट लिखेंगे निम्न IQ। नेक्स्ट लिखेंगे सीखने की जो मेरे को धीमी गति, ये भी दे सकता है वो धीमी गति। और एक ऑप्शन है उसने है जो है समायोजन नहीं कर पाना। अब यहाँ पर कोई ऐसी बात थोड़ी ना, उसके रिलेशन दूसरों से खराब हो। भाई वो जो बात कर रहा है वो अपने IQ के आधार पर उन लोगों से नहीं संबंध स्थापित कर पा रहा है, तो उसके लिए हो सकती है। अब मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह बता दिया है। अगर आपसे पूछे मंदबुद्धि बालक IQ तो सेगविन, इसका IQ माना गया 70 से कम या 25 से 70 के बीच है। अब मैंने उसकी जो विशेषता लिख दी ये वाली लिख दी है जो उसके, लेकिन ये वाला जो कमजोर है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, अगर वो यहाँ पर कमजोर होने की बात, ये वाली बात हुई है कि मंदबुद्धि बालक है तो इसका मतलब है वो सामाजिक रूप से उपद्रवी हो सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो समाज अच्छा है उससे उसके संबंध कमजोर हो सकते हैं, दूसरों से हो सकते हैं, लेकिन औरों से तो सही हो सकते हैं। समाज में समायोजन नहीं कर पाना का मतलब क्या है? मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसे अपना जैसा समाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर हम इस वाली विशेषता को अगर वंचित बालक के सामने रख लें या असामाजिक बालक के सामने रख लें, असामाजिक बालक के लिए रख लें तो बात सही हो जा सकती है। क्योंकि जो हमारे दूसरों के साथ संबंध होते हैं वो समाज में होते हैं, जो हमारे दूसरों के साथ जो संबंध होते हैं वो समाज में होते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कौन से बालक की बात कर रहे हैं? मंदबुद्धि बालक की बात कर रहे हैं। और मंदबुद्धि बालक के निम्न में से कौन सा एक गुण नहीं, यानी नॉट की बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? तो इसके जो 3 गुण हैं, ये वाला भी इसका है, ये वाला भी है, ये वाला भी, लेकिन ये जो डी वाला है ये वंचित बालक का या सामाजिक बालक का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन होगा। अब आपने देखा होगा कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालक का नाम सुना, मैंने आपको बताया भी थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा समझना विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर करते हैं विशिष्ट बालक। अब ये जो विशिष्ट बालक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी सामान्य से ऊपर और नेक्स्ट होता है सामान्य से नीचे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मान लीजिए वो क्वेश्चन ये पता है कि जो एक सामान्य बालक है उसका IQ कितना माना गया है। मान लीजिए यहाँ पर हम पूछते हैं एक सामान्य बालक की बात करते हैं, एक जो सामान्य बालक होता है उसका IQ कितना माना गया, कोई बताएगा? एक सामान्य बालक का जो IQ है वो कितना माना गया है? तो मैंने आपको बताया था 92, 110 या 91 से लेकर 109 तक एक नॉर्मल बच्चे का जो है वो IQ माना गया है। अब मैं आपको विशिष्ट बालक यानी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं वो 2 टाइप के बता रहा हूँ, यानी सामान्य से ऊपर, सामान्य से नीचे। अब मान लीजिए हम एक बात यहाँ पे एक चीज रखते हैं कि जो सामान्य बालक का जो IQ है वो 92, 110 है, समझना। अब मान लीजिए जो 110 से ऊपर है वो किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। और 110 से 90 से जो नीचे आएंगे वो किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। अब सामान्य से ऊपर में कौन कौन जा सकते हैं? मान लीजिए प्रतिभाशाली बालक आ सकता है, दूसरा तीव्र बालक आ सकता है या प्रखर बालक आ सकता है। प्रतिभाशाली बालक का मैंने IQ बताया 140 से अधिक, तीव्र या प्रखर बालक का IQ बताया मैंने 121 से लेकर 130 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है सामान्य से नीचे में कौन कौन से आते हैं? मान लीजिए पिछड़े बालक आते हैं, मंद बालक आते हैं, मूर्ख बालक आ सकते हैं, जड़ बालक। इसका जो IQ बताया मैंने 80 to 90 बताया है, इसका जो बताया 70 से कम बताया है, इसका जो मैंने बताया है वो 50 से कम बताया है। अब उसने जो मंदबुद्धि बालक पूछा है वो यहाँ से उठा के पूछा है कि एक मानसिक मंदता यानी मंदबुद्धि बालक का जो IQ होता है वो होता क्या है, मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया है। विशिष्ट बालक मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। अगर आपसे ये पूछे एक लाइन में, अगर आपसे ये पूछे कि विशिष्ट बालक यानी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन
एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो बालक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो एक लाइन में बताना कि सामान्य बालक को छोड़कर, नॉर्मल बच्चे को छोड़कर प्रत्येक बालक कैसा होता है? विशिष्ट बालक होता है। अगर टाइप पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर नॉर्मल में पूछे तो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे। अगर वो दृष्टि से पूछे कि मनोविज्ञान की दृष्टि से विशिष्ट बालकों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है 4 भागों में, मानसिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और एक पढ़ाया था मैंने आपको सामाजिक दृष्टि से। आगे चले, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चले। सर इसको फोर्थ ऑप्शन क्लियर कर दीजिए जी? सर इसको फोर्थ ऑप्शन अगर समझ आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तो फोर्थ ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ, एक बार बता दीजिएगा कौन सा वाला? इसी क्वेश्चन का। अच्छा, ये 4 ऑप्शन जो है, देखो मंदता का मतलब होता है वो बुद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बुद्धि की बात कर रहा है। लेकिन जो अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है, ये वाले जो हमारे संबंध है, ये दूसरों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर उसने समाज की बात करी है, यहाँ पर उसने किसकी बात करी है? समाज की बात करी है। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है वो उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अगर वो इस वाले को बात करता तो बनती था समाज वाले की करता, लेकिन वो बात आईक्यू लेवल के आधार पर कर रहा है। और आईक्यू लेवल उसको कितना मैंने बताया, 70 से कम या 25 से 70 के बीच में, और उसको 3 भागों में बांटा गया, अल्प, मध्य और तीव्र। ये आपको ध्यान में रखना है। मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक और तीव्र या प्रखर बालक, इनकी बात होती है, और पिछड़े बालक इनकी बात होती है। तो इनके व्यवहार पर नहीं जाना है, इनके आईक्यू पे जाना है कि इनका आईक्यू किस लेवल का है, और जिस एज के ये है उस एज के आधार पर इनका आईक्यू इतना है या नहीं। ये वाली बात हमको समझनी है। आगे चले। यस सर। नेक्स्ट, निःशक्त। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। यानी उन्होंने बात बोली है कि जो अक्षम बालक होते हैं, इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं डिसेबिलिटी, यानी जो अक्षम बालक होते हैं, अक्षम, जो निर्योग्यता वाले बालक होते हैं, इनको पढ़ाने के लिए किसका प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन कौन सा? समावेशी शिक्षा द्वारा, दूसरा मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा, और एक में से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? यही बस समावेशी शिक्षा। कौन सा होगा? समावेशी शिक्षा। थोड़ा हम इसको समझते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा देखो समझना। इसका दूसरा नाम मैं मान लेता हूं, एकीकृत होता है। क्या होता है? एकीकृत। देखो समझना, ये आपसे पूछ भी सकता है अगर अलग से क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको ये बताना है कि जो एकीकृत शिक्षा है, इसके जो जनक हैं वो आपको बताना है यूएसए। ठीक है, अब एकीकृत शिक्षा बोलते कैसे, थोड़ा सा समझना। देखो, इस शिक्षा में एक अध्यापक दिव्यांग छात्र को एक सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने का अवसर देता है। इसी के साथ में एक और थोड़ा पढ़ लिया, उसको दोनों क्लियर हो जाएगा। इसमें पढ़ा भी दिया सर आपको। एक होता है समेकित। सर फिर एकीकृत और समावेशी में क्या फर्क हुआ? ये भी दोनों अभी बता देंगे। ये क्या होता है? इस शिक्षा में एक अध्यापक दिव्यांग छात्र को सामान्य बालकों के साथ पढ़ने के लिए शामिल करता है। अब आपको समझना क्या, आपको समझे। जो मैंने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाई थी, इसमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। वो समावेशी शिक्षा कहलाती। बालक किसी भी जाति, लिंग, धर्म, समुदाय का हो, उससे कोई मतलब नहीं, कैसा भी हो, विकलांग हो या मंदबुद्धि हो या प्रतिभाशाली हो। लेकिन जब मैं आपको एकीकृत शिक्षा पढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिखे कि जब एक अध्यापक दिव्यांग छात्र को, कौन से छात्रों के साथ? सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने का अवसर दे रहा है। अभी सामने लिखा है, मान लीजिए आज मैं अपनी क्लास में हूं, मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट आता है जो विकलांग है, ठीक है, मान लीजिए वो पैर से विकलांग है, और मुझसे कहता है सर मैं आपकी क्लास अटेंड करना चाहता हूं। तो मैंने उसे ये बात बोली कि कल आप 9 बजे आ जाना, मेरी क्लास स्टार्ट होती है, आप आके बैठ सकते हैं मेरी क्लास में। मेरी क्लास में पहले से एक भी बच्चा विकलांग नहीं था, वो सारे सामान्य नॉर्मल बच्चे थे। लेकिन मैंने उसे कल आने के लिए बोला है, अवसर दिया, अभी आया नहीं। कौन सी शिक्षा है? एकीकृत शिक्षा कहलाती है। लेकिन जब वो कल आकर शामिल होकर सामान्य बालकों के साथ बैठ जाता है, तो वो कौन सी शिक्षा कहलाएगी? समेकित शिक्षा कहलाएगी। लेकिन जब एक समावेशी शिक्षा की बात करेंगे हम, तो इसमें ये वाले शब्द नहीं आएंगे, दिव्यांग और सामान्य। उसमें ये वाला है, एक बालक किसी जाति, लिंग, धर्म, समुदाय का हो, अक्षम हो, निःशक्त हो, विकलांग हो, बिल्कुल भी विकलांग हो, अमीर हो, गरीब हो, प्रतिभाशाली हो, मूर्ख, जड़हीन, कोई शब्द उसको ध्यान में नहीं रखना है। सभी को एक साथ पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। और दिव्यांग को सामान्य के साथ पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, एकीकृत कहलाएगा। दिव्यांग को सामान्य के साथ पढ़ने के लिए शामिल किया जाएगा, समेकित कहलाएगा। जनक कौन है? यूएसए। मैंने आपको पहले बता दिया। अब कोई डाउट जी? अरे 3 से कहां से लगेगा आपको? जब मैंने आपको एक बात, ये वाली बात बताई है कि मान लीजिए जब वो सर फिर इसका आंसर यहाँ पे इंटीग्रेशन भी है क्वेश्चन में और समावेशी भी है, तो फिर कौन सा होगा आंसर? तो फिर निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? सामान्य शब्द यहाँ पर आया है, सामान्य शब्द यहाँ पर आया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब इन दोनों शिक्षा की बात होगी तो 2 शब्द आएंगे, दिव्यांग और सामान्य। अगर इनको छोड़कर किसी एक की बात आके सबको एक साथ पढ़ाया जा रहा है, कौन सा होगा? समावेशी शिक्षा द्वारा होगा, समावेशी शिक्षा द्वारा होगा। अगर एक अध्यापक अपनी क्लास में एक हैंडीकैप बालक को सामान्य बालकों के साथ पढ़ा रहा है, तो वह कौन सी शिक्षा का प्रयोग कर रहा है? तो समेकित शिक्षा का प्रयोग कर रहा है। या तो ये वाली होगी, अगर ये वाली भी ऑप्शन और ये वाली भी ऑप्शन है और सेंटेंस ये वाला है, तो राइट आंसर कौन सा लगाना है? समेकित। पढ़ाने का अवसर दिया, उसे बोल दिया कल आप पढ़ लेना, कौन सी शिक्षा है? एकीकृत शिक्षा। अब दोबारा समझें, मान लीजिए या तो ये स्टेटमेंट आ रहा है या स्टेटमेंट ही आ रहा है, और ऑप्शन में ये भी है और ये भी है और ये भी है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक का स्टेटमेंट बना के दे रहा है, तो राइट आंसर उसी को लगाना है। अगर वो कहता है कि दिव्यांग को सामान्य छात्रों को पढ़ने का अवसर दिया है, एकीकृत शामिल कर रहा है, समेकित। अगर सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कर रहा है, समावेशी शिक्षा।
ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और तीनों डिफरेंट है, तीनों में अंतर है, एक मतलब भैया। आगे चलें। प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? मान लीजिए प्रतिभाशाली बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक का कौन सी विशेषता नहीं हो सकती, उसने ये वाली बात बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली डी बालक सर। कौन सा है? डी सर, दूसरों के साथ झगड़ना। अब ये मान लिया, आप देखो समझना, अगर मैं आपसे ये बात यहाँ पर बोलूं कि निम्नलिखित में से दूसरों के साथ झगड़ने की प्रवृत्ति या विशेषता किसकी पाई जा सकती है, तो ये वाली जो विशेषता है वो हम किस बालक की रख सकते हैं? या तो मंदबुद्धि बालक की इसकी रख सकते हैं, या तो मंदबुद्धि बालक की, या फिर असमायोजित बालक की। असमायोजित बालक की अगर इसकी भी ना आए तो फिर आपको रख देनी है बाल अपराध बालक की। बाल तो जैसे बालक तो दूसरे बच्चों से झगड़ते ही रहते हैं, ऐसे के सारे बच्चे ऐसे होंगे। अब छोटे 2 बच्चे खेलेंगे, 3 भी खेलेंगे तो वो पक्का झगड़ेंगे। छोटे वाले। हाँ जी। देखिए मैडम, जब एक बात थोड़ा ध्यान नहीं देती, हम बात कौन सी बालक की कर रहे हैं, और छोटा सा बच्चा को कैसे पता चलेगा प्रतिभाशाली है? नहीं सर, 5, 6, 7, 8 साल तक के तो पता लग जाता है। पता लग जाता है, हम आईक्यू चेंज चेक कर लेते हैं। और क्या? अगर वो आपसे ये पूछता है कि प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर वो ये पूछ सकता है विशेषता नहीं है, तो रचनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा, अभिव्यक्ति में नवीनता, अच्छे से जिज्ञासा जानने के लिए इच्छुक होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे दूसरों के साथ झगड़ने वाली कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आपको मंदबुद्धि बालक की लगा देना या असमायोजित बालक की, बाल अपराध बालक की। लेकिन अगर थोड़ा प्रतिभाशाली बालक को डिटेल में पढ़ें और प्रतिभाशाली बालक को देखें तो देखो मान लेते हैं, समझना, प्रतिभाशाली बालक की बात करें, अगर हम इसके जनक की बात करें तो आपको इसके जनक कौन बताने हैं? टर्मन बताने हैं। अगर हम इनके आईक्यू की बात करें तो मान लीजिए 140 से अधिक की बात कर रहा है तो आपको लगाने हैं टर्मन। अगर मान लीजिए 132 से अधिक की बात कर रहा है तो आपको बताने हैं डैनियल। अगर मान लीजिए 130 की बात कर रहा है तो आपको बताना है अन्य मनोवैज्ञानिक। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है उनका आईक्यू 3 मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से माना है। अगर वो टर्मन की बात करें तो टर्मन ने जो प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है वो हमेशा 140 से एबव माना है, 147। अगर डैनियल मनोवैज्ञानिक की बात करेगा तो उन्होंने जो प्रतिभाशाली बालक का जो आईक्यू माना है वो 132 से एबव माना है। लेकिन मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट हुए, ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने उनका जो आईक्यू माना है वो 130 से प्लस माना है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि समझना, देखो एक प्रतिभाशाली बालक है, एक कौन सा बालक है? प्रतिभाशाली बालक है, समझना। और एक बालक कैसा है? सृजनशील बालक है। कैसा बालक है? सृजनशील बालक है। अब वो ये पूछेगा, वो आपसे ये वाली बात करेगा कि मान लीजिए प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कथन आ रहा है कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। दूसरा कथन आ रहा है प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। यानी प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक कैसा बालक है? सृजनशील बालक। प्रत्येक सृजनशील बालक कैसा बालक है? प्रतिभाशाली बालक है। सी ऑप्शन दोनों और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो मैं आपसे ये वाली बात पूछी कि प्रत्येक जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो सृजनशील बालक हो सकता है हमेशा के लिए। यस सर। बिल्कुल। तो ये वाला सही है, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। यस सर। मैं आपसे प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, ये जरूरी नहीं है सर। ये जरूरी नहीं है। अब आप यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा सा, और आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब थोड़ा इसको समझें। मान लीजिए प्रतिभाशाली बालक कौन सा बालक है? ये प्रतिभाशाली बालक है, और ये जो है ये सृजनशील बालक है। ये कौन सा है? ये सृजनशील बालक है। और हमने जो इसका आईक्यू है वो कितना माना है? 140 140। इसका जो आईक्यू माना है वो 90 से 110 माना है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए 140 वाला कार्य 100 वाले कर सकता है, लेकिन 90 वाला कार्य इस वाले कार्य को नहीं कर सकता है, इस वाले कार्य को नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल अपने शब्दों में समझाएं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 50 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। आपके पास 100 रुपए हैं तो 50 रुपए की कोई वस्तु खरीद सकते हैं आप? यस सर। कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 50 रुपीज है तो 100 की वस्तु खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। यानी ज्यादा वाला जरूरत पड़ने पर कम हो सकता है, लेकिन कम वाला जरूरत पड़ने पर ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हम टीचिंग करने आए हैं, और ये जो प्रतिभाशाली बालक है, आज हमने इसे बोल दिया कि आज के लेक्चर में आप बिल्कुल चुप रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये समझ लीजिए इस क्लास के सबसे ज्यादा मूर्ख बच्चे आज के लिए आप हैं। ठीक है सर, बेटा मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एक दिन हम शिक्षा कार्य करने आए और सृजनशील जो बालक है हम उससे कहें कि आज आप इस क्लास के सबसे होशियार बच्चे बनकर बैठिए, जो भी मैं क्वेश्चन आंसर पूछूं आपको बताना है, तो क्या वो बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है, लेकिन सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक नहीं हो सकता है। अब जो क्रिएटिव बच्चा है, रचनात्मकता, उसकी क्रिएटिव बच्चे की रचनात्मकता होना, और दूसरा से बोला अभिव्यक्ति में नवीनता। और मैंने आपको जब क्रिएटिविटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने उसकी विशेषता ये पढ़ाई थी कि जो नवीन शब्द, नवीन विचारों और नवीन वस्तुओं का जो निर्माण करते हैं वो कैसे बालक होते हैं, तो मैंने आपको बताया था सृजनशील बालक होते हैं। कैसे बालक होते हैं? सृजनशील बालक हो सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक कैसा बालक हो सकता है? सृजनशील बालक हो सकता है। और नेक्स्ट उसने बताया जिज्ञासु होना, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक तो पूर्व से जिज्ञासु होता ही है, पूर्व से जिज्ञासु होता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा इसको भी डिफाइन कर दूं कि जो सृजनशील बालक जो होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं, अगर वो यहाँ पर आपसे ये पूछे कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक आपको बताने हैं टॉलरेंस। कौन बताने हैं? टॉलरेंस बताने हैं। अगर वो यहाँ पर आपसे आईक्यू पूछे तो आपको बताना है 92 110। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो आपसे, इसकी विधि कौन सी है सृजनशील बालक की, तो आपको बतानी है ब्रेन स्टोर्मिंग विधि। ब्रेन स्टोर्मिंग विधि जो मस्तिष्क झंझावत विधि है, वो एक और पूछ सकता है इससे संबंधित चिंतन या थिंकिंग, तो आपको बताना है अपसारी चिंतन। क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चले। एक पूछा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे है? पठन विकार से संबंधित है। अब यहाँ पर अगर वो आपसे पूछे कि गणितीय विकार से संबंधित कौन सी थी, मानसिक विकार से संबंधित कौन सी थी, तो गणित से संबंधित हमने कौन सी बताई? डिसकैलकुलिया। मानसिक विकार से संबंधित कौन सी बताई थी? डिस्टीनिया। और व्यवहार संबंधी कौन सी लगा सकते हैं? व्यवहार संबंधी सर व्यवहार में तो शारीरिक गतिविधि नहीं हो सकता। हाँ, बस आपको ये समझना है। और यहाँ पर संबंधित कौन सी आएगी? शारीरिक गतिविधि कौन सी आएगी? और शारीरिक गतिविधि के लिए मैंने कौन सी बताई आपको? एप्रेक्सिया। अपरेक्सिया। कौन सी बताइए? अपरेक्सिया। आगे चले।
यस सर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी मान लीजिए एक बालक हैंडीकैप है, एक बालक विकलांग है, एक बालक विकलांग है, उसको विशेष शिक्षा में रखा गया है, उसको विशेष शिक्षा में रखा गया है, तो उस बालक को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसके साथ? अन्य सामान्य बालकों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों की विशेष करने वाली, और विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापक। जो हमारा एक सामान्य बालकों के साथ। एक जो हैंडीकैप बालक है, उस बालक को किसके साथ शिक्षा ग्रहण कराई जानी चाहिए? तो विशेष शिक्षा या विशेष बालक मैंने आपको बता दिया है, जो एक हैंडीकैप बालक होता है। तो राइट आंसर कौन सा लगा इसको? ए सर। ये लगा दें। अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण की जाती है। अब थोड़ा विशेष शिक्षा को बात कर लें, हम विशेष शिक्षा की बात कर लें, तो मान लीजिए विशेष जो शिक्षा है, इसके जो जनक हैं वो कौन है? यूएसए हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि इसका समय कितना है, तो आपको पता 1978 से लेकर 2004 तक है। अब विशेष शिक्षा क्या होती है? देखो, इस शिक्षा से तात्पर्य, इस शिक्षा से तात्पर्य एक विशेष बालक को, यानी दिव्यांग बालक को जो होता है, दिव्यांग बालक को सामान्य बालकों के साथ, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर या शामिल किया जाता है। तो ये तो इंटीग्रेशन एजुकेशन हो रही थी जी, इंटीग्रेशन एजुकेशन नहीं हो रही। बिल्कुल होगी, लेकिन मैं आपको एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, समावेशी शिक्षा होती है सारे, टोटल जितनी भी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इंक्लूसिव एजुकेशन की पढ़ा रहा हूं। फिर उनके अलग अलग पार्ट बन गए हैं। मैंने आपको इसको पढ़ा, किसमें एक बात ये बताई होगी कि मान लीजिए एक पापा जी हैं, अब उसकी बेटा संतान है, ये तो कोई संतान कोई सा भी कार्य करेगी, कोई संतान कोई सा भी कार्य करेगी, लेकिन कोई सा भी कार्य करेगी तो होंगे तो वो पापा से संबंधित ही। बिजनेस जो होंगे वो पापा से लेके तो करेंगे, उनकी जो पहचान होगी वो पापा से होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर उनके बेटे ने कोई कार्य किया, और कोई कार्य करने के बाद अगर उनका बेटा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर किसको खोजा जाएगा? पापा को खोजा जाएगा। और फिर किसको खोजेंगे? समावेशी शिक्षा को। यानी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अगर ऑप्शन में एक पर्टिकुलर टारगेट करके पर्टिकुलर को देखा जा रहा है, आप उसको लगा दीजिए। अगर वो नहीं आ रहा, शिक्षा को लगा दीजिए। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होंगे? देखो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको फिर भी समझाऊं, मैं आपको फिर भी समझाऊं, इस वाली बात को ध्यान रखना कि मान लीजिए शिक्षा कोई सी भी हो, हम बालक को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो उसने एक बात बोली है कि विशेष विद्यालय होगा, विशेष विद्यालय। दूसरा, विशेष अध्यापक, विशेष विधि, विशेष क्लासरूम। ये जो चारों ऑप्शन है ना, आपको किस वे में लेने हैं, ये तो हमें कभी लगाने नहीं। अब वो विशेष की जगह यहां पर ये भी दे सकता है विशिष्ट, तब भी बात ठीक है। वो विशेष की जगह विशिष्ट दे सकता है, तब भी बात ठीक है। समझना हमें ये है कि वो कहना क्या चाह रहा है। हम किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी छात्र के लिए, ना तो हम किसी विशेष विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, ना विशेष अध्यापक बुला सकते हैं, ना उसके लिए अलग से शिक्षण विधि लगा सकते हैं, ना उसके लिए अलग से क्लास लगा सकते हैं, कुछ नहीं। हमें करना क्या है, उसे अन्य नॉर्मल जो बच्चे हैं, सामान्य जो बच्चे हैं, उनके साथ पढ़ाने की पूरी कोशिश करनी है। वो या तो विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो पूछिए, आगे चलें। यस सर। तो इंटीग्रेशन में तो आपने ये बताई थी ना, जो किसी जाति धर्म का हो, किसी जाति धर्म लिंग, और इंटीग्रेशन में ये बताइए जो डिसेबल बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाना है सामान्य बच्चों को। तो दोनों में ना समावेशी और इसमें तो मैं फिर भी बता रहा हूँ, समावेशी शिक्षा होती है जिसमें बालक किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, रहन सहन, अमीर गरीब, विकलांग, हैंडीकैप, अंधा काना बहरा, कोई सा भी हो, बस जीवित हो और क्लास में बैठने लायक हो। फिर सर डिसेबल भी आएंगे उसमें समावेशी में? बिल्कुल सारे बच्चे आएंगे। और शायद समावेशी शिक्षा की मैंने परिभाषा लिखी होगी, शायद मैंने देखा होगी, लिखी मैंने समावेशी शिक्षा की। तो इसमें डिसेबल तो नहीं लिखा हुआ आपने, बस ये बोला। अच्छा, निश्चय। अब मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी हुई, जैसे निःशक्त में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मतलब आपको समावेशी में तो ये समझ लेना कि बच्चा जीवित हो, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देनी है, सबको एक साथ करके देनी है। वो कौन सी शिक्षा कहलाएगी? हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगी। अब उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान का मतलब यहाँ पर एक और शब्द लिख सकते हैं हम, प्रतिभाशाली है, यानी वो प्रतिभाशाली बालक है। आप देखते हैं कि एक बालक बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप टीचर हैं और आपकी क्लास में एक बच्चा जो बहुत प्रतिभाशाली बालक है, तो आप क्या करेंगे? उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे? देख लीजिए, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, नहीं आ रहा तो इसको तो वैसे हटा देते हैं हम। वो जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही उसे अनप्रेरित यानी मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है, यहाँ पर मम्मी पापा की तो कोई बात नहीं हुई, इसको हटा देते हैं। अब ऑप्शन बचता है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, कौन सा हो सकता है? सी होना चाहिए सर। कौन सा? सी होगा सर, सी। देखो, अब इसका एक राइट आंसर है, वो कौन सा लगा देंगे? यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब एक छात्र जिज्ञासु होता है, जब एक छात्र जिज्ञासु होता है, तो उसके जो सीखने की जिज्ञासा को, उसके जो सीखने की जिज्ञासा को सही दिशा में ले जाना चाहिए।
सही दिशा में ले जाना चाहिए। जिस वे में वो सीखना चाह रहा है उस वे में उसे आगे मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसे डिसमोटिवेट करना चाहिए। अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट एक अच्छा डांस कर लेता है तो हमें उसे ये नहीं कहना चाहिए कि आप डांस करते फेल हो जाओ, नहीं, हमें उसे ये बात बोलनी चाहिए कि अगर आप इसी में अपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छी कोचिंग लेंगे तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन कहला रहा है कि वो जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे उसे मोटिवेट करना, वो किस बालक की विशेषता होती है? बुद्धिमान बालक की। जब ये वाले शब्द आपको दिखाई देने आप देखते हैं तो ये समझ लीजिए यहाँ पर टीचर आप हैं और आपके सामने ये क्लास बैठी है। इस क्लास को किस तरीके से डील करना है वो अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, राइट आंसर मिल जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए अगर एक प्रतिभाशाली बालक है, मान लीजिए एक प्रतिभाशाली बालक है तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि जब ये ज्यादा इसका IQ है तो उसे ज्यादा कार्य दिया जाए, ज्यादा कार्य दें, ज्यादा उससे पूछा जाए, ज्यादा पूछा जाए, या ज्यादा उम्मीद रखी जाए, ज्यादा उम्मीद रखना। अगर ये वाली बात हुई तो यहाँ पर उसमें किसकी भावना आ जाएगी? ईगो की भावना आ जाएगी। और जब एक व्यक्ति में ईगो आ गया तो ये समझ लीजिए उसका पतन स्टार्ट हो गया, उसका पतन स्टार्ट हो गया। फिर वो अपने आप को ये समझेगा कि मैं तो टीचर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, टीचर मेरे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो हमें उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसी क्षेत्र में उसको मोटिवेट कर देना है कि आप इसी क्षेत्र में लगे रहो, एक दिन आपका अच्छा साबित होगा। प्लीज ये वाला रिपीट करना कि ईगो पतन कैसे हुआ उसका। अगर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट से बार-बार कहता हूं कि हमारे क्लास में ये वाला स्टूडेंट सबसे बेस्ट है, जो कोई कार्य कर सकता है ये वाला कर सकता है, कोई भी ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता ये वाला स्टूडेंट कर सकता है, मैं अपने सारे कार्य किसको करा रहा हूं? उसी से करा रहा हूं। और जो भी क्वेश्चन पूछता हूं तो सबसे पहले मैं उसी से पूछ लेता हूं। और मेरे बारे में मैंने एक धारणा बना लिया कि अगर इस क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और जो कोई टॉपर पर आएगा तो वो किस पर आएगा? वो ये आएगा, उसे ज्यादा पूछेंगे और ज्यादा उम्मीद हम किसी स्टूडेंट से रखते हैं तो उसमें एक ईगो आ जाता है कि अब तो मैं ही इस क्लास को टॉप करूंगा। फिर वो ईगो में पढ़ना कम कर देता है, उसे तो लगता है कि सब तो मेरी तारीफ करते हैं। तो फिर क्या आया? ईगो आया। और जब ईगो आया तो किसका कारण होता है? पतन का। यानी फिर वो ये समझ लीजिए डिसमोटिवेट, अपने लक्ष्य से भटकने वाला है, वो पतन का कारण हो सकता है। जो यहाँ पर उसने कारण बोला है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि गृह कार्य देंगे तो बिगड़ जाएगा। लेकिन वो जिस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है उसी प्रगति कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली बात होगी, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता है तो ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, क्योंकि उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, तो इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको भी देखा जाए तो यहाँ पर बुद्धिमान वाला की बात हो रही है। तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर जब टीचर एब्सेंट होता है तो उस एब्सेंट में वो बच्चा जो होता है वो क्लास भी ले लेता है। आगे चलें, आगे यस सर। देखिए नेक्स्ट कौन सा है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों, व्यक्तियों के प्रति सजगता जो होती है कौन से बालक में कहलाती है? कौन से बालक में कहलाती है? प्रतिभाशाली बालक में, सामान्य बालक में, बालकों में, कौन से बालकों में? सर्जनशील। देखो, समस्या के अर्थ को जानने के लिए कौन से बालक की योग्यता होती है, या वातावरण के दोषों को जानने की योग्यता होती है, या उन कमियों को जानने की जो योग्यता होती है, और रिक्त यानी जो ब्लैंक होते हैं यानी जो खाली जगह होती है उनको प्रतिभाशाली सर, किस बालक की होगी? प्रतिभाशाली। लॉक कर दें प्रतिभाशाली बालक लॉक करें, या सामान्य बालक लॉक करें, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ये वाला तो हो नहीं सकता और ये वाला हो नहीं सकता। अब बच कौन से रहे? एक तो गिफ्टेड बालक बच रहा है, प्रतिभाशाली बालक बच रहा है, एक क्रिएटिव बालक बच रहा है। एक बालक कौन सा बच रहा है? क्रिएटिव बालक बच रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा हम देखते हैं। मान लीजिए जो प्रतिभाशाली बालक है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसका जो IQ होता है वो 140 से अधिक होता है, 140 से अधिक होता है। जबकि मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, जो एक क्रिएटिव बालक होता है, जो सृजनशील बालक होता है, इसका जो IQ माना गया वो 90 से 110 माना गया है, और इसके जो जनक माने गए हैं वो मैंने आपको टॉलरेंस माने गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो क्रिएटिव बालक होता है वो कैसा होता है? समस्या से संबंधित हो सकता है, दूसरा किससे हो सकता है? नवीनता से संबंधित हो सकता है, तीसरा जो मैंने आपको बताया था अपसारी चिंतन से संबंधित हो सकता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था मौलिकता से संबंधित हो सकता है। किससे संबंधित हो सकता है? मौलिकता से संबंधित हो सकता है। और एक और जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था ब्रेन स्टोरमिंग विधि से, और इसको मैंने हिंदी में आपको बताया है, मस्तिष्क झंझावत विधि। कौन सा बताया है? मस्तिष्क झंझावत विधि। लेकिन जब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो बात किसकी हो रही है? समस्या की बात हो रही है, और समस्या से संबंधित किस बालक को सबसे ज्यादा रखेंगे? हम क्रिएटिव बच्चे को रखेंगे। लेकिन हम प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो थोड़ा इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो ये जो होता है ये अमूर्त चिंतन में, अमूर्त चिंतन में रखिए आप, अमूर्त विषय रखिए आप, अमूर्त विषय में रुचि। दूसरा जो हम रखेंगे वो रखेंगे सीखने की जिज्ञासा, लिखेंगे व्यापक शब्द भंडार। एक और जो लिखेंगे उच्च IQ, कठिन कार्यों में रुचि, और एक और लिखेंगे कार्यों में भिन्नता। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पूरा समझ लेना। मैंने अभी लिखा है आपको पूछने के लिए, परिवर्तनशील व्यवहार नहीं, और एक लिख दे रहे हैं यहाँ पर समस्याओं से भाग जाना नहीं। अब इसमें से देखो, मैंने दो पॉइंट अपनी तरफ से लिखे प्रतिभाशाली बालक के कि परिवर्तनशील व्यवहार नहीं होता है और समस्याओं से भाग जाना नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि परिवर्तनशील व्यवहार है, मान लीजिए मैं नहीं बैठा दे रहा हूं, परिवर्तनशील व्यवहार है, तो ये वाला राइट आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें ये वाला पॉइंट आ सकता नहीं आ सकता। और ये जो मैंने आपको विशेषता लिखी है, ये किस बालक की लिखी है? प्रतिभाशाली बालक की लिखी है। और उस प्रतिभाशाली बालक का ऑलरेडी मैंने आपको IQ बता दिया 140 से अधिक होता है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसका परिवर्तनशील व्यवहार होगा या नहीं होगा? मैंने आपसे ये वाला पूछा। सर वैसे तो होना चाहिए परिवर्तनशील अपने आप। फ्लेक्सिबल है ना सर, इसका मीनिंग जी परिवर्तनशील मतलब फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए। चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल नहीं। फ्लेक्सिबल मींस होता है लचीलापन,
और ये लचीलापन है ना, इधर दिखाता है उधर नहीं, ध्यान रखना। फ्लेक्सिबल जो होता है वो क्रिएटिव बच्चा होता है। फ्लेक्सिबल कंडीशन कहीं पे कुछ होता है, वो एक्सटेंसिव होता है। मेहंदी लगाने बैठते हैं, दिमाग में कुछ डिजाइन चल रही है और कुछ बना दी, कोई टेंशन नहीं, बन तो अच्छी हुई बात है, वो क्रिएटिव बच्चा, वो इधर ध्यान रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे। मैंने आपसे पूछा अमूर्त विषयों में रुचि, ये वाला ठीक है, सीखने की जिज्ञासा, ये वाला ठीक है, व्यापक शब्द भंडार, ये वाला ठीक है, ऊंचाई की कठिन कार्यों में रुचि, ये वाला कार्यों में भिन्नता, समस्याओं से भागता नहीं जाता, वो समस्या से भाग नहीं जाता, डटकर सामना करता है समस्याओं से। जब डटकर सामना कर रहा है तो ये समझ लीजिए फिर प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है। लेकिन मैंने एक पॉइंट ये वाला लिखा है, परिवर्तनशील व्यवहार, यानी चेंजेबल जो होता है वो एक प्रतिभाशाली बालक का होगा या नहीं होगा, ये वाली बात बताइए बस, आपको कुछ नहीं बताइए, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकता है और मैं चाहता नहीं कि आप क्वेश्चन जानबूझकर गलत करें। क्योंकि और दूसरी बात, अभी जो मैंने आपने बोला है कि फ्लेक्सिबल जो होता है, वो फ्लेक्सिबल जो है ना, वो लचीलापन आप इधर रखेंगे उसको, क्रिएटिव में, ना कि इधर रखेंगे, ध्यान रखना। चेंजेबल की बात होगी तो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्लियर नहीं किया, लॉक नहीं किया है। मैंने आपसे पूछा कि चेंजेबल जिस व्यक्ति का व्यवहार होता है वो गिफ्टेड वाला यानी प्रतिभाशाली बालक में आ सकता है या नहीं आ सकता, वो वाली बात मुझसे पूछ रहे हैं, बताइए। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पर रखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सृजनशील बालक होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वो सृजनशील बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बालक जीवन वालक होगा। मान लीजिए इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य जिससे सब लोग पीछे हट चुके हैं, वो प्रतिभाशाली बालक करेगा। ऐसा कोई कार्य जिसको पहले किसी ने नहीं किया हो, नए तरीके से करे, वो क्रिएटिव बालक होगा। यानी जिस कार्य को अपने अलग अंदाज में नए तरीके से प्रस्तुत करे और दूसरे वाले देखने वाले देखेगा वास्तव में बेस्ट चीज है, वो कौन सा बालक कहलाएगा, क्रिएटिव बालक कहलाएगा। जो मैंने कहा नवीनता और मौलिकता, इन दोनों का शब्द अर्थ होता है किसी एक ऐसी वस्तु का निर्माण करना जिसे दूसरे देखने वाले व्यक्ति ये कहेंगे सच में यार ऐसी वस्तु मैंने कभी नहीं देखी है, वो क्रिएटिव बच्चा कहलाएगा। और ऐसा कार्य जिसे करने से सब पीछे हट जाए, उस कार्य को प्रतिभाशाली बालक कहेगा। और उस कार्य को अपने तरीके से किसी नए अंदाज में प्रस्तुत करना, वो क्रिएटिव बालक कहलाएगा। ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंट न बताओ, फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं है। दोनों का स्टेटमेंट एक शब्द पे इधर से उधर हो रहा है, उसको पूछना पूछ ले। अगर अपने तरीके से कार्य को नए तरीके में परिवर्तन करके प्रस्तुत करना, क्रिएटिव बालक कहलाता है। और यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब इस सृजनशील बालक की बात होगी, जब इसकी बात होगी, तो ये समझ लो इसकी बात होगी न्यू की बात होगी। न्यू ऐसा होगा जिसको पहले कभी किसी ने देखा ही ना हो, वो क्रिएटिव बालक कहलाएगा। और जिस कार्य को कोई नहीं कर रहा हो, उस कार्य को करने के लिए तैयार होगा, वो कौन सा बालक कहलाएगा, प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। ये आपको समझने की बात है। अब मैंने इस वाले को बताया पूरा, परिवर्तनशील व्यवहार रखें या नहीं रखें, बताएं। रख लो सर, होता है लगता है, लगता है यस सर। आपको नहीं लगना है। कभी भी प्रतिभाशाली बालक समस्याओं से भागने वाला नहीं होता और ना डरने वाला होता है। और ना कभी वो होता है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर तुरंत पीछे हट जाना। उसने कहा है मैं अडेगो में करके देखूंगा सर, मैं नहीं पीछे। चेंजेबल जो व्यवहार होता है वो मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक का होता है। भिन्न भिन्न व्यवहार, इस कंडीशन को चल कर रहा है, उस कंडीशन को चल कर रहा है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक कभी भी परिवर्तनशील व्यवहार नहीं करता है। देखो इसका जब भी क्वेश्चन आपको लगे कि सर हमें लग रहा है गलत हो सकता है, तो दिमाग में वो चीज रखना कि ऐसा कार्य जिसको दुनिया करने से मना कर चुकी है, उस कार्य को कौन सा बालक करेगा, प्रतिभाशाली बालक करेगा। जब प्रतिभाशाली उस कार्य को कर रहा है जिसको दुनिया मना कर चुकी है, तो फिर वो चेंजेबल क्यों होगा, वो क्यों हटेगा, क्यों अपने आप को अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग दिखाएगा, जैसा है वो पहले जैसा ही देगा। लेकिन उस कार्य को करने में कठिनाई है जो है, उसको सरल रूप में प्रस्तुत करने वाला बालक गिफ्टेड बालक यानी प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। लेकिन जो मैंने आपको सृजनशील बालक की विशेषता बताई है कि समस्या अपसारी चिंतन जो मैंने आपको बताया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने आपको बताई है, ब्रेन स्टोर्मिंग जो मैंने आपको बताई है, ये जो बात है लचीलापन मैंने आपको बताया है। एक और शब्द यहाँ पर लिख लेना, सर ब्रेनस्टॉर्मिंग बताना, अभी संवेदनशीलता। अब पूछो क्या पूछे थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग बताना सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क झंझावात। जब आपके दिमाग को ज्यादा समस्या में उलझनों में डाला जाएगा तो आप नए नए विचार प्रकट करेंगे, नए नए विचारों का उत्पादन करेंगे। जब नया शब्द आ रहा है, नए विचार प्रकट कर रहे हैं, तो कौन से बालक कहला रहे हो, सृजनशील बालक कहला रहे हैं। आगे चले। यस विशेष शिक्षा संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विशेष जो शिक्षा संबंधित है वो किससे संबंधित है, बताएं थोड़ा। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है। ये ऑप्शन दिया मेधावी विद्यार्थी के लिए। यहाँ पर जो मेधावी है, जानते मेधावी कौन होता है, प्रतिभाशाली। बिल्कुल। डी ऑप्शन। कब योग्यता के लिए ये कब की यहाँ पर होता है, कम। अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, जबकि विशेष शिक्षा की बात होगी तो अध्यापक तो वैसे लगे। पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कौन सा लगेंगे, सर विशेष में तो फिर दोनों ही आ सकते हैं, मंदबुद्धि भी, पिछड़े भी और प्रतिभाशाली भी। जी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बता देंगे, दोनों तरीके से आपको बता देंगे कौन सी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, किस छात्रों के लिए की जाए, बताइए। डी ऑप्शन सर। कौन सा, डी या ए में से होगा सर, ए या ए में से कुछ होगा, जबकि इसका राइट आंसर कौन सा लगाएंगे हम, ए। अब अकॉर्डिंग टू कैसे मान लेते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होता है, अगर उसके अनुसार उसको शिक्षा नहीं दी जाती है, तो वह क्लास में अनुशासनहीनता करता है। इसके लिए, इससे उसके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। व्यवस्था की जा सकती है जिससे उसकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके। मेधावी जो छात्र होते हैं उनको गिफ्टेड माना जाता है, प्रतिभाशाली बालकों को श्रेणी में रखा जाता है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन वो बढ़ा देता, अगर वो यहाँ पर एक ऑप्शन इसको बढ़ा देता, मान लीजिए डी ऑप्शन वो यहाँ पर बढ़ा देता, वो यहाँ पर ये बढ़ा देता, तो प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालकों के लिए प्रयोग
दी जाती है तो इसका राइट आंसर हमें किसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं। लेकिन जब ये वाली नहीं है तो विशेष शिक्षा जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा, उनकी जो संतुष्टि, उनकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अगर उसको सही दिशा नहीं दी गई तो वो क्लास में अनुशासनहीनता करेंगे, हो सकता है आतंकवादी बन जाए, हो सकता है कुछ और भी बन जाए। और जितने भी मोस्टली आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति जो आतंकवादी बनते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो इस वजह से उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है क्योंकि उनकी अकॉर्डिंग उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो फिर वो गलत रास्तों को पकड़ते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, इसी वजह से वो उस वाले चले जाते हैं। मैंने आपको बताया नेक्स्ट एक असंगठित घर से आने वाला बालक। असंगठित मींस होता है अनकंट्रोल। असंगठित घर से आने वाला बालक निम्नलिखित में किस कठिनाई का अनुभव करेगा, यानी जो एक बालक है किस कठिनाइयों का अनुभव करेगा। एक बालक जो है वो ऐसे घर से आ रहा है जो अनकंट्रोल है, असंगठित है। असंगठित घर से आने वाला बालक किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव करेगा, किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव करेगा वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन उसने दिया स्वयं पाठ को तैयार करने में, दूसरा स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तक के बारे में। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बताइए, कौन सा? स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वयं पाठ को तैयार करने में लग कर दें, स्वयं पाठ को तैयार करने में। और बताएं, और बताइए कोई भी। बी ऑप्शन, स्वतंत्र अध्ययन में लगा दें, और बताएं रोजगार के संदर्भ में लगा दें, और अभ्यास पुस्तक के बारे में लगा दें। बताएं बताएं कौन सा राइट आंसर लगाएंगे? ए सर, ए यानी कौन सा है? स्वतंत्र पाठ को तैयार करने में। अच्छा एक बात बताइए, जब वो कहां से आ रहा है, असंगठित व्यवहार यानी घर से आ रहा है, तो यहाँ पर किसी शिक्षा की बात हो रही है? किसी शिक्षा की बात हो रही है? नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? घर की हो रही है। जब वो घर है तो व्यवहार की बात हो रही होगी, जब व्यवहार की बात हो रही है तो रोजगार तो वैसे नहीं होगा, अभ्यास वो कहीं पर किताब नहीं लिख रहा है तो अभ्यास पुस्तक की बात होगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा, स्वयं पाठ को करने में या स्वतंत्र अध्ययन में। मान लीजिए असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा तो वो स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। किसमें करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, क्योंकि जब ये समझ लीजिए उसके घर का माहौल और उसका स्कूल का जो माहौल है दोनों अलग अलग होंगे। असंगठित मींस क्या होता है? क्या हो सकता है असंगठित? क्या होगा असंगठित घर? अनुशासनहीन, एक तो इसको अनुशासनहीनता में ले लेते हैं हम। किसको ले सकते हैं? अनुशासनहीनता में। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखना, असंगठित मींस होता है यहाँ पर विभिन्न मत वाले, विभिन्न विचार वाले जो बालक होते हैं, विभिन्न विचार वाले जो बालक होते हैं, जो विभिन्न विचारों वाले जो बालक होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, जो स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, वो हर किसी की मदद से जो निर्णय लेते हैं वो असंगठित कहलाते हैं। संगठित नहीं कहते, वो कहते हैं ये काम कर लेगा, तू कर लेगा, वो कर लेगा, ये कर ले। और जब स्वतंत्र का मींस होता है जब उसे फ्री छोड़ दिया जाए, जब उसे फ्री छोड़ दिया जाए कि आप अपना कोई भी निर्णय ले लीजिए, तो आज तक तो उसने ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं, स्वयं स्वतंत्र होकर तो वो अध्ययन करेगा। और जब यहाँ पर घर की बात हो रही है तो इनको तो हम वैसे ही भूल जा सकते हैं। राइट आंसर हमें कौन सा लगाना है? स्वतंत्र अध्ययन लगाना है। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन कराए हैं। मैंने आपको ये वाला राइट टू एजुकेशन पूरा पढ़ा दिया है, इसमें कोई क्वेरी हो। उसके बाद मैंने आपको दूसरा वाला मैंने आपको पढ़ाया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाने को उसी स्लाइड सर एक बार सारी चिंतन बताना। अभी बता रहा हूँ, अब सारे वाले बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर मैंने आपको कौन सा बताया था? 45 घंटे। कौन सा बताया था? 45 घंटे। उसके बाद जो दूसरा बताया था, मैंने आपको बताया था शिक्षा का अधिकार कब लागू नहीं होता है, तो आपको बताना है 14 से 18 बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था यदि आपके बच्चों को सी को डी कर रहा है तो कौन सा राइट आंसर मैंने आपको बताया था? सर सेकंड वाला दिखाना क्या सर? किस सर ये फिर से बताना सर, इसमें थर्ड कैसे आया? अरे ये क्या लिख रहा है यहाँ पर? ये क्या लिख रहा है? ये वाला ये जो राइट टू एजुकेशन जो लाया गया वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को लाया गया है। और किसको लाया गया? ये डी ऑप्शन एक बार समझाओगे सर? बच्चों की नियमित उपस्थिति। अरे यहाँ पर तो बच्चों को डेली बुलाना है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए फ्री एजुकेशन क्यों दी गई? कि बालक ठीक है सर, आगे सर। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया डिस्लेक्सिया मैंने आपको ये बता दी, कौन सी इसके जनक भी मैंने आपको बता दी थी। फिर उसके बाद ये वाली बता दी कि समावेश शिक्षा मैंने आपको निःशक्त बच्चे बता दी थी, समावेश शिक्षा बता दी, इसके जनक भी बता दी। तो समावेश शिक्षा होती क्या वो मैंने आपको बता दी थी। और मैंने आपको ये बता दी कि समावेश शिक्षा जो होती है वो वर्तमान में कैसे क्या है। तो राइट टू 2009 में जो था ये था सर ये नहीं सब क्या है? ये सब बता दो एक बार सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया ना। निःशक्त मींस होता है डिसेबल जो बालक होते हैं, जो डिसेबल जो बालक होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अक्षमता, निःशक्तता, निर्योग्यता, इन तीनों को इंग्लिश में डिसेबिलिटी। और इसकी जो जनक है हैविंग हास्ट है, और मैंने आपको यहाँ पर मौखिक से संबंधित बता दिया, और पढ़ने से डिस्टिनिया, शारीरिक गति कौशल, गंभीर तनाव, मानसिक तनाव, गणित से लिखने से संबंधित मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद मैंने आपको ये वाला बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि एनसीएफ पूरा मैंने बता दिया था। एनसीएफ के जनक कौन है? अध्यक्ष जो प्रोफेसर यशपाल है। मैंने ये बात बताई थी एनसीएफ की नींव रखी गई है वो टैगोर का एक निबंध है सभ्यता एवं प्रगति। जो एनसीएफ बल किस पर दे रहा है? तो मैंने आपको बताया था बाल केंद्र शिक्षा पे। अगर एनसीएफ के पहले पूछे तो मनोविज्ञान 5 और ईवीएस में 6 है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ये वाली बात बता दी कि अगर किसी छात्र को रुचि जागृत करवानी है तो कौन सा करना, आमूल चिंतन करवाना तो कौन सा करना, और शिक्षा को आनंददायक बनाना तो कौन सा करना। शिक्षा में से 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। पद्य वो वाला होता है जो पोएट्री पोएम वाला होता है, और गद्य वो होता है जहाँ पर लेखक और वो वाली कहानियां होती हैं। सर का भार कम करना, फिर वो एनईपी 2009 में आएगा ना? वो यशपाल समिति ने दिया था, दिया तो इसने था। फिर मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए तो एनईपी आया हुआ ये क्वेश्चन सर। तो आपको 2009 लगाना। शिक्षा बस्ते का भार कम करना और शिक्षा बिना बोझ के किसने दिया है तो आपको बताना है यशपाल समिति 2009 ना कि एनईपी 2020। ये ध्यान रखना। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको ये वाला बताया एनसीटी का प्रोग्राम क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पर एनसीटी पूरा बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको पूरा बता दिया, एनसीईआरटी बता दिया, डाइट भी बता दिया। मैंने आपको ये वाला बता दिया कि डाइट की स्थापना कब हुई, डाइट लाया कौन था, बिल्कुल बता दिया। और एनसीईआरटी का प्रोग्राम आपको बता नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और पता है इसकी? यस सर। उसके बाद मैंने आपको क्या मानसिक मान्यता मैंने आपको ये बता दिया विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मंदबुद्धि बालक के जनक बता दिया, इनका आईक्यू बता दिया, सामान्य बालक का आईक्यू बता दिया, और प्रतिभाशाली बालक का भी आईक्यू मैंने आगे बताया, और मंदबुद्धि बालक का आईक्यू बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम निःशक्त बालक निर्योग्यता, ये वाला जो मैं बता रहा हूं। एक शिक्षा मैंने आपको बता दिया कि दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों से पढ़ने का अवसर दिया जाए। समेकित में क्या बता दिया, मैंने सामने करना बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया प्रतिभाशाली होने का कौन सा संकेत नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्रिएटिव बच्चा वो बता दिया है, और प्रतिभाशाली बालक को वो बता दिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक संचित बालक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संचित बालक प्रतिभाशाली बालक नहीं हो सकता। अब देखो आप सारी चिंतन की बात करते हैं। इस चिंतन में इसी प्रश्न के
एक से अधिक आंसर होते हैं जो विचारों पर बल देते हैं। यह समस्या व सृजनात्मकता से संबंधित होता है। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो मैंने ये पूरा क्लियर बता दिया है, ऐसा चिंतन जिसके एक से अधिक आंसर जो विचारों को ज्यादा से ज्यादा प्रकट करने पर बल दी, वो कौन सा कहलाता है? हमारा ये वाला कहलाता है। इसका एग्जांपल अगर हम बता दें, ये इसमें 9 क्वेश्चन में ए रचनात्मक विचार कौन से होते हैं आपके? क्रिएटिविटी विचार जी? रचनात्मक तो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिएटिविटी। तो सर ये तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं शायद। क्या हो गया? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, पूछ रहा हूँ। होता है। अब देखो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया। मान लीजिए अगर धरती पर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? अगर एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर धरती पर पेड़ नहीं होती तो क्या होता, कौन सा चिंतन कहलाएगा? तो इस प्रश्न का एक आंसर होगा, एक से अधिक आंसर होगा। अब सारी सर बहुत सारे आंसर होंगे। बस ये समझना, आपको कुछ नहीं समझना। ठीक है, अब सारी चिंतन समझ में आ गया? सर क्या पूछा फिर से बताने क्वेश्चन? अरे मैडम, अगर धरती पर पेड़ नहीं होते तो क्या होता, इस प्रश्न का एक आंसर होगा या एक से अधिक आंसर होंगे? एक से अधिक होंगे सर, अलग अलग। बिल्कुल, जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं, एक से अधिक आंसर होते हैं जो विचारों पर बल देता है या समस्या और सृजनात्मकता से संबंधित होता है, कौन सा चिंतन कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। क्लियर? अब सर, अब इसके साथ में एक और आता है, उसको भी आप समझिए, फिर गड़बड़ करोगे। इसके साथ में एक और जो आता है वो आता है अभेसारी चिंतन। अभेसारी चिंतन, देखो ये चिंतन क्या होता है? यह रटने पर बल देता है, यह रटने पर बल देता है। सर ये अभी सारी इंग्लिश में क्या है? कन्वर्जेंस। हाँ, ठीक। इसमें किसी प्रश्न का आंसर पहले से फिक्स होता है, पहले से फिक्स होता है, जिसमें एक छात्र अपने विचार खुलकर प्रकट नहीं कर सकता है, खुलकर प्रकट नहीं कर सकता है, वो कौन सा चिंतन कहलाता है? अभिसारी। अब इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो ये बनेगा, भारत के और राष्ट्रपति का क्या नाम है? अब भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो एक आंसर होगा, एक से अधिक आंसर होंगे। एक आंसर सर। जिसका एक आंसर पहले से ही बना हुआ है वो कौन सा चिंतन कहलाएगा? अभिसारी। और जिसके एक से अधिक आंसर होते हैं वो कौन सा चिंतन कहलाएगा? अपसारी। आगे चलते हैं। प्रतियोगिता मैंने आपको बता दिया, प्रतिभा मैंने आपको बता दिया, मानसिक दृष्टि बता दिया। उसके बाद मैंने आपको विशेष आवश्यकता, विशेष शिक्षा मैंने आपको बता दिया। शिक्षा ये यहाँ पर हमें कोई भी लागू नहीं करने, ये वाला ऑप्शन कभी लगाने ही नहीं। और ये वाला ऑप्शन में किस में लेने? नेगेटिव में लेने। आप देखते हैं कि विद्यार्थी बुद्धिमान है, सीखने की जिज्ञासा सही दिशा में ले जाने वाला ठीक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने समस्या के अर्थ को जानने के लिए, समस्या के अर्थ को जानने के लिए अभी जो मैंने आपको अपसारी वाला बता दिया। ऐसा बालक जो सीखने के लिए नई नई बातों को सीखने के लिए तत्पर होता है, उस बालक को मैंने क्या बताया? सृजनशील बालक। जैसा बालक जो कठिन कार्यों करने में रुचि रखता है वो कौन सा बालक कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। और जो नई नई समस्याओं को सीखने के लिए तत्पर होता है, नई नई समस्याओं को जानने के लिए तत्पर होता है, वो कौन सा बालक कहलाएगा? वो आपको बताना है, सृजनशील बालक। सृजनशील बालक की जब भी आपको कोई कार्य करना है तो आपको एक ध्यान रखना है, ये जो सृजनशील बालक होगा ये वाला कार्य मत करेगा, नया, यानी न्यू कार्य जो भी करेगा वो क्रिएटिव बालक करेगा। कठिन कार्यों को जो भी करेगा, कठिन कार्यों को जो भी करेगा वो कौन करेगा? प्रतिभाशाली बालक करेगा। कठिन कार्यों को जो भी करेगा वो कौन करेगा? प्रतिभाशाली बालक करेगा। क्लियर है? और कुछ पूछना है? पूछिए। अब आगे चलें। आगे इसमें से कुछ मैंने आपको ये वाली बात बता दी, चेंजेबल व्यवहार इसका कभी नहीं लगाता, परिवर्तनशील व्यवहार कभी भी प्रतिभाशाली बालक का नहीं होता है। कुछ पूछना है इसमें? पूछिए। कुछ पूछना है? नो सर। आगे चलें। यस सर। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था विशेष शिक्षा, वो मैंने आपको पहले बता दिया, उसके अनुसार उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती तो वो क्लास में अनुशासनहीनता करता है और इससे वो करता है, वो आपको मैंने आपको पहले बता दिया मेधावी छात्र थे। उसके बाद मैंने आपको असंगठित विभाग वाला मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कोई भी क्वेरी ऐसी लग रही है सर ये वाला हमें थोड़ा डाउन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो मैं आपको बता दूं। सर सिलेबस कंप्लीट हो गया? एक आपका एडजस्टमेंट वाला टॉपिक रह गया, उसको मैं करा दूंगा। कल लगेगी क्लास? लगेगी शायद, देखते हैं, अभी पता नहीं लगेगी। तो ये सिचुएशनल टेस्ट नहीं होती है कि सर? एक एक बात करें, एक एक बोलिए। क्या एक ही टॉपिक बचा है क्या? एक ही बच्चा है बस। अब कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो कोऑपरेटिव लर्निंग को सहकारी अधिगम बोलते हैं, सहकारी। ये भी नहीं हुआ सर सहकारी अधिगम भी? मैंने आपको जब मैंने आपको बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म पढ़ाया तो उसमें सामाजिक विकास सिद्धांत बायोलॉजी पढ़ाया नहीं? वो तो पढ़ाया था सर, सहकारी अलग नहीं होता? वो सहकारी अधिगम का मतलब ये होता है कि समाज में रहते हुए, और मैंने आपको उसकी अवस्था जो पढ़ाई थी, शैशवावस्था और दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। तो इसमें समाज का सक्रिय सदस्य मैंने किसमें बताया था? किशोरावस्था में बताया था। और सहकारी अधिगम को अगर आप दूसरे में पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा कि सहकारी और असहकारी कौन कौन से होते हैं। यानी एक होता है सहकारी कोऑपरेटिव, इसको अगर आप दूसरे में पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ा देंगे, और एक होता है असहकारी अधिगम। लेकिन जब हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे तब भी हमें यहाँ पर लेके आना पड़ेगा बाइकोस्की में आपको, क्योंकि समाज पर सबसे ज्यादा बल दिया है वो किसने दिया है? जेडपीडी को किसने दिया है? बाइकोस्की ने दिया है। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा। सर टीचिंग एडवांस कांसेप्ट इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी ट्रेनिंग कब हुआ सर? अच्छा ये वाला अभी सर ये टीचर लर्निंग मॉडल तो नहीं हुआ। अरे रुकिए तो सही है, मैं एक बार देख तो लूं। ये नहीं हुआ सर, कौन सा वाला? के बाद वाले कौन सा वाला? टीचिंग मॉडल। अच्छा हाँ, टीचिंग मॉडल वाला रहेगा। आपका पूछता सच में वाला बस। ये करा आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अच्छा शिक्षण सहायक सामग्री, रेडियो, टीवी, ओएचवी कराए तुमने? वो कम्युनिकेशन स्किल। ठीक हाँ है तो वही तो है,
सेम कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज अलग है, टीचिंग मॉडल से एडवांस ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट अटेनमेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंक्वायरी ट्रेनिंग ये सब नहीं हुआ सर। अरे मैंने आपको एक बात बताई, इंक्वायरी वाला नहीं हुआ आपका, जिसको हम पूछताछ बोलते हैं। और सर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंसेप्ट अटेनमेंट एडवांस ये भी नहीं हुआ है। ये नहीं हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनते तो हैं। जब हम इंक्वायरी को लेकर चलेंगे तो डायरेक्ट इंक्वायरी पे थोड़ी नहीं चले जाएंगे, उससे संबंधित थोड़ी बहुत जो उसका कॉन्सेप्ट है वो बताने के बाद ही तो पूछताछ पे लेके आएंगे और आंसू वेल पे लेके आएंगे और ब्लूम पे लेके आएंगे आपको। हां सर ब्लूम वाला नहीं हुआ हमारा। और ये तुम्हें और क्या बता रहा हूं, एडजस्टमेंट वाला होगा, ब्लूम वाली रहते कोई पसंद है। एडजस्टमेंट से जो भी क्वेश्चन पुट होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, उसे कॉन्सेप्ट से होगा। जो मैंने आपको भगना सा बताया था, तनाव बताया था। अब एक बात समझना। अब मैंने आपको एक बात बता रहा हूं, समझना। देखो, जो हमारे मॉडल्स हैं ना प्रतिमान, जिनकी आप बात कर रहे हैं, समझना। जो मॉडल होते हैं हमारे, जो मॉडल होते हैं, ये मान लीजिए प्रतिमान का अगर आपसे अर्थ पूछे तो मैंने बताया था किसी बड़ी वस्तु का छोटा जो रूप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पर जो मॉडल होते हैं, मान लीजिए वो ये पूछ रहा है, पूछताछ आपसे डायरेक्टली पूछेगा, पूछताछ उन्मुख प्रशिक्षण प्रतिमान, तो आपको इसके जनक बता देने, जे रिचर्ड सचमैन। उसके बाद एक और पूछेगा तो आपसे पूछेगा स्वामित्व अधिगम प्रशिक्षण प्रतिमान, स्वामित्व अधिगम प्रशिक्षण प्रतिमान, तो वो इसकी पूछ सकता है B.S. ब्लूम। एक आपसे पूछ सकता अग्रिम व्यवस्थापक प्रशिक्षण प्रतिमान। इसके जनक आपको डेविड आंसुवेल बता देना, डेविड आंसुवेल बता देना। और एक और हम पढ़ेंगे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसके जो जनक आपसे पूछेगा वो पूछेगा ग्लेसर। इनके अंदर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जिससे क्वेश्चन पुटअप होगा। अब बस बात यहाँ पर वो ये पूछेगा कि मान लीजिए मैंने आपको प्रतिमान पढ़ा दी, प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान मैंने आपको बता दिया, किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप जो होता है वो प्रतिमान कहलाता है। मान लीजिए मैंने एक मैप लेके आया, आपने भारत का नक्शा देखा हो या विश्व का नक्शा देखा होगा, मैप जो होता है, वर्ल्ड मैप, वो पूरे वर्ल्ड को तो हम घूम नहीं सकते, लेकिन जब मैप लेके आते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड का एक छोटा सा रूप जो होता है उसको हमने क्या नाम दे दिया गया, मॉडल नाम दे दिया गया। सर थोड़ा साइड में होना नोट कर रहे हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए प्रतिमान का शब्द अर्थ क्या है, तो किसी बड़ी वस्तु का जो छोटा रूप जो होता है वो प्रतिमान कहलाता है। अब आपसे ये पूछेगा मानव का प्रतिमान होता नहीं होता है, तो आपको बताना मानव का प्रतिमान होता है, क्योंकि हमारे जो छोटे भाई बहन भतीजे हैं, आज हम इतने बड़े थोड़ी होंगे, जो छोटे हैं पहले हम इतने होंगे, तो किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप क्या होता है, प्रतिमान कहलाता है। लेकिन अब वो आपसे ये पूछेगा कि जो पूछताछ उन्मुख है, यानी जो इंक्वायरी वाला जो मॉडल है, उसके जनक कौन है, तो आपको बताना जे रिचर्ड सचमैन। अगर वो आपसे पूछेगा स्वामित्व अधिगम प्रशिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है, तो आपको बताना B.S. ब्लूम। फिर आपसे पूछेगा अग्रिम व्यवस्थापक प्रशिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है, तो आपको बताना डेविड आंसुवेल। और फिर आपसे पूछे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जनक पूछे तो ग्लेसर बताना। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो बुनियादी शब्द है, अगर ये बुनियादी शिक्षा आता है, तो आपको लगाना है महात्मा गांधी। अगर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आता है तो जनक लगाने ग्लेसर। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण प्रतिमान सामाजिक विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है, और कौन सा एक छात्र के भविष्य के लिए तैयार किया सकता है। सिर्फ दो तरीके से क्वेश्चन पुट होते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये वाला, पहले सुने, अगर ये वाला प्रशिक्षण प्रतिमान लाया जाएगा तो आप अपने शिक्षण को सरल बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, इस सब्जेक्ट को रुचिकर बनाए उसके अकॉर्डिंग प्रतिमान का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए मैं ये जो आपको लिखता हूं, अगर ये लिखना करके मैं एक पीडीएफ बना के लेके आता हूं, जो मैं क्वेश्चन बना के लेके आता हूं और फिर उसको समझाता हूं, तो जो मैं लेके आया हूं वो अपने शिक्षक को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली के लिए लेके आया हूं, उसको क्या नाम दिया जा सकता है, मॉडल यानी प्रतिमान नाम दिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप देखोगे तो इन चार को लिख लेना, इन चारों में से क्वेश्चन पुट होगा। बाकी आगे एक क्वेश्चन पुट होगा तो ये होगा कि सामाजिक विज्ञान के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विज्ञान के लिए किसका प्रयोग करेंगे, और भविष्य की रूपरेखा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। बाकी और कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं होगा। सर ये ब्लूम वाला तो बहुत बड़ा है, इसके अलग-अलग पार्ट आते हैं नेट में। वो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, वो अलग है। ये जो मॉडल अलग है, वो टैक्सोनॉमी है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये सर अलग है। उसको वो नहीं ना सीरीज में, वो अलग है। अब आप ये सोच रहे हो कि व्यवहारवाद की बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे व्यवहारवाद निकाल के थे, उन्होंने भाई दर्शन विधि भी दिया, तो एक एक व्यक्ति ने अलग अलग क्षेत्रों में कर रखी है, लेकिन जो हमें यहाँ पढ़ना वो अलग है और टैक्सोनॉमी वो अलग है। और टैक्सोनॉमी में उसने जो ज्ञानात्मक, ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन ये दिए हैं, यस सर, अलग है। आप उसको यहाँ पर मत करिए, ठीक है? ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके थैंक यू सर, थैंक यू, समझ में आया? यस सर।